लेक्चर 53 औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे फॉर्मली चैप्टर 6। हमने कल इस चैप्टर का एक मैप क्रिएट किया था, एक लॉजिक्स क्रिएट किए थे कि भाई ये चैप्टर में हम क्या क्या एरियाज कवर कर रहे हैं और उसका लॉजिक क्या है। तो चैप्टर 6 बेसिकली क्या था? ऑडिट फाइनलाइजेशन। इस चैप्टर का जो नाम है वो था ऑडिट फाइनलाइजेशन। और इसके अंदर कौन कौन से आइजाज थे? 560, 570 और 580। अभी हम एक किस आइजा से स्टार्ट करें? 580 से, जो कि आपके पास गिवन है पेज नंबर 68 पे, बुक के पेज नंबर 68 पे गिवन है। ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे पहली चीज आइजा 580 का जो टाइटल है वो क्या है? रिटन रिप्रेजेंटेशंस। जिस तरह हमने कल डिस्कस थोड़ा सा किया था कि रिटन रिप्रेजेंटेशंस क्या होती हैं? सपोर्टिंग एविडेंस। ठीक है, सपोर्टिंग एविडेंस या कुछ स्पेसिफिक मामलात को कंफर्म करने के लिए, कुछ स्पेसिफिक इश्यूज को, स्पेसिफिक मैटर्स को कंफर्म करने के लिए ये रिटन रिप्रेजेंटेशंस हेल्प करती हैं, मदद देती हैं। बात सही होगी? इस पर्टिकुलर चैप्टर में या इस पर्टिकुलर आइजा में, जो रिटन रिप्रेजेंटेशन का आइजा है, उसमें स्टैंडर्ड बनाने वाले ने ना इस एरिया पे गाइडेंस दी है कि क्या क्या पॉसिबल सिचुएशंस हैं जो कि ऑडिटर फेस कर सकते हैं, प्लस उसने कुछ लाजिम चीजें बताई कि भाई अपना दिमाग ना इस्तेमाल करना, ये काम तो करने ही है। ठीक है। तो सबसे पहले ऑफ कोर्स जो लॉजिकल एक क्वेश्चन अगर मैं रिटन रिप्रेजेंटेशन में करूं तो क्वेश्चन क्या होगा? रिटन रिप्रेजेंटेशन क्या है? हमने इसको थोड़ा सा डिस्कस किया था फॉर्मली, बुक से जरा रेकंसाइल कर लेते हैं कि हमने सही देखा था या नहीं। डेफिनेशन क्या है? अ रिटन स्टेटमेंट बाय मैनेजमेंट। रिटन स्टेटमेंट के गिर्द एक दायरा बना लें, बाय के बाद मैनेजमेंट पे एक दायरा बना लें, प्रोवाइडेड टू दी ऑडिटर पे एक दायरा बना ले। रिटन स्टेटमेंट मैनेजमेंट दे रही है ऑडिटर को टू कंफर्म सर्टेन मैटर्स और टू सपोर्ट अदर ऑडिट एविडेंस। कंफर्म सर्टेन मैटर्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए कुछ मामलात ऐसे होते हैं जिसका सिर्फ मैनेजमेंट को ही पता होता है, स्पेशली वो मामलात जहां पर नियत इन्वॉल्व हो जाए। अब अक्सर हम कहते हैं ना कि दिलों के हाल तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, या अब फलां बंदे की क्या नियत है ये तो उसी को बेहतर पता है। तो फॉर एग्जाम्पल एक इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, मेरे ख्याल में इसका सबसे ज्यादा किसको पता होगा? मैनेजमेंट को ही पता होगा। तो ये मामला हम और भी प्रोसीजर्स करेंगे, खाली इस प्रोसीजर पे तो हमें पता नहीं रिलाय कर सकते, लेकिन ये मामला कंफर्म करने के लिए मुझे ला मुहाला मैनेजमेंट से पूछना पड़ेगा, उनसे लिखवा लूंगा। तो कुछ मामलात कंफर्म करने के लिए या क्या है? टू सपोर्ट अदर ऑडिट एविडेंस, टू कंफर्म सर्टेन मैटर और टू सपोर्ट अदर ऑडिट एविडेंस। मतलब आपने IIOIC ARR सारे प्रोसीजर्स किए, उसके बाद आप क्या कहते हैं? कंफर्म कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हम सब्सिक्वेंट इवेंट्स के ऊपर डिफरेंट प्रोसीजर्स या बल्कि आपने जो पढ़ा हुआ है लिटिगेशंस एंड क्लेम्स, याद है? उसमें याद है रिटन रिप्रेजेंटेशंस तो बिल्कुल एंड पे जाके आ रहा था। पहले हमने 10,000 और प्रोसीजर्स पढ़े थे, याद है ना? पहले कितने सारे और प्रोसीजर्स कर लिए, वही चीज कंफर्म करने के लिए जो बात एंड में मैं मैनेजमेंट से लिखवा रहा हूं। ये बात समझ में आ रही है? अगर आपको याद हो, कंप्लीटनेस ऑफ लिटिगेशंस एंड क्लेम्स में मैंने खास तौर पे कहा था कि कंप्लीटनेस को वेरीफाई करने के लिए ऑडिटर ये प्रोसीजर्स करेगा। मिस कौन से? सर उसका लेजर देखेगा। कौन से का लेजर? वो लीगल एक्सपेंस का। लीगल एक्सपेंसेस का हर किसी लेजर से नहीं पता लगेगा। और सर उसके
एडवाइजर से पूछेगा, लीगल एडवाइजर से, ठीक है, और उसके इंटरनल इंक्वायरी करेगा मैनेजमेंट से, इन हाउस लीगल काउंसिल से। इस मामले में बोर्ड मिनट्स रीड करना, इंस्पेक्ट करना लाजमी है। कुछ प्रोसीजर्स हैं जो खास तौर पर कंप्लीटनेस को की असर्शन को वेरीफाई करने में मदद। अच्छा, ये सारे प्रोसीजर्स कर लिए ऑडिटर ने, अपना काम पूरा कर लिया, लेकिन एंड में फिर क्या पड़ा था, मैनेजमेंट मुझे लिख के दे कि उन्होंने मुझे सारी लिटिगेशंस क्लेम्स का बता दिया। याद है ये बात? तो एंड पे इसलिए कह रहे हैं ये सपोर्टिंग एक्टर का कल जो कॉन्सेप्ट बताया था वो समझ में आ रहा है कि ये ना एक फिलर है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। मतलब क्या चॉइस है? नहीं, चॉइस नहीं है। रिटन रिप्रेजेंटेशन लाजमन ऑब्टेन करनी है टू कंफर्म सर्टेन मैटर्स और टू सपोर्ट अदर एविडेंस। रिटन रिप्रेजेंटेशंस, अच्छा अब ये तो पता लग गया कि रिटन रिप्रेजेंटेशन क्या है, उससे क्लैरिटी दे दी आयजा ने क्या चीज रिटन रिप्रेजेंटेशन नहीं है। रिटन रिप्रेजेंटेशंस इन दिस कॉन्टेक्स्ट डू नॉट इंक्लूड एफएस, द assertions therein और supporting books and records। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये उसने क्यों क्लैरिफाई किया मैं आपको बता दूं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन बनाते हैं? मैनेजमेंट बनाती है। ऑडिटर के लिए बनाती है? नहीं सर, नहीं, यूजर्स के लिए बनाती है। रिटन रिप्रेजेंटेशन क्या है? रिटन स्टेटमेंट बाय मैनेजमेंट प्रोवाइडेड टू दी ऑडिटर टू कंफर्म सर्टेन मैटर्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो ऑडिटर को कुछ कंफर्म नहीं किया जा रहा, तो ये क्या हुआ, ये एफएस रिटन रिप्रेजेंटेशन का हिस्सा नहीं काउंट होती। द असर्शंस देयर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक बड़ी असर्शन, एक बड़ा दावा क्या होता है? These FS have been prepared in accordance with the approved accounting standards as यही दावा होता है ना। वो लाल डब्बा याद है? वो लाल डब्बा सही से बताएं। तो उसमें ये जो दावा हुआ था वो दावा क्या वो रिटन रिप्रेजेंटेशन है? नहीं, क्योंकि वो भी तो दावा फाइनेंशियल्स का हिस्सा है। और सपोर्टिंग बुक्स एंड रिकॉर्ड्स, वो जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने होते हैं, वो भी मैनेजमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए करे जो कि यूजर्स के पास जाने हैं। तो एफएस, बुक्स ऑफ अकाउंट, ये रिटन रिप्रेजेंटेशन के डेफिनेशन में नहीं आती। जी सर। सपोर्ट अदर ऑडिट एविडेंस जैसे लिटिगेशंस एंड क्लेम्स में हमने कोई 12-13 और प्रोसीजर्स किए थे और एंड पे तसल्ली नहीं हुई, हमने कहा मैनेजमेंट से भी रिटन रिप्रेजेंटेशन लूंगा, वो भी लिख के दे कि उन्होंने प्रोविजंस को, लिटिगेशंस क्लेम्स को आईएफआरएस के मुताबिक अकाउंट फॉर की है और हमारे से कुछ छुपाया नहीं है। ठीक है सर, अगर पब्लिक डिस्क्लोजर का केस हो कि हमने पब्लिक डिस्क्लोजर नहीं कर सकते, ठीक है, तब तो रिप्रेजेंटेशन देते हैं सर। कैम के केस में सर वो भी सपोर्ट ऑडिट एविडेंस ही वो बिल्कुल, क्योंकि हमने और एविडेंस भी चेक किया, हमने कहा वाकई हाँ इन्होंने कहीं पे भी पब्लिकली ये चीज डिस्क्लोज नहीं की हुई, लेकिन एंड पे मैं उनसे भी लिखवा रहा हूं। ठीक है, इसका हमने कल की क्लास में अगर आपको याद हो लॉजिक डिस्कस किए थे कि रिटन रिप्रेजेंटेशन क्यों जरूरत है। वो लॉजिक कोई मुझे रिकॉल करा सकता है? कि मैनेजमेंट बाद में ये क्लेम न करे कि ऑडिटर ने हमसे फीस पूछे बगैर लेट्स सपोज अगर अनकरेक्टेड मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो मैनेजमेंट बाद में ऑडिटर के खिलाफ लिटिगेशन कर दे कि इसने ये वेरीफाई नहीं की। सही। सर लिटिगेशन तो नहीं हो सकती जो कॉन्ट्रैक्ट में पहले लिखा हुआ नहीं होगा। असल में जो इसका मेन रीजन है ना वो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट। ये जिम्मेदार फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बनाना जिम्मेदारी मैनेजमेंट की है, ऑडिटर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना जिम्मेदारी मैनेजमेंट की है। तो पहले वो तो अपनी जिम्मेदारी कबूल करे। अच्छा, जबानी कलामी कबूल करवाना काफी नहीं है ना, तो इसलिए का लिखवा लेते हैं। बात क्लियर है? फॉर द पर्पज ऑफ दिस आइजा मैनेजमेंट इज इक्वल टू TCWG। मैनेजमेंट का वर्ड जो है ना, मतलब उसमें मैनेजमेंट भी शामिल है और TCWG भी शामिल है। उसमें मैनेजमेंट भी शामिल है, उसमें TCWG भी शामिल है। शुक्रिया। मतलब मैनेजमेंट से मुराद है CEO CFO भी शामिल है, TCWG मतलब बोर्ड भी शामिल है। इसका मतलब है रिटन रिप्रेजेंटेशंस CEO CFO से भी ली जा सकती हैं और वो अगर वो नहीं है तो बोर्ड से भी ली जा सकती हैं।
ये बात क्लियर होगी इस आयजा के लिए। आगे एक और चैप्टर में भी ये मैं बात रिपीट करूंगा और फिर पूछूंगा कि ये एक और आयजा है, उसमें भी यही लाइन लिखी हुई है कि मैनेजमेंट इस आयजा के लिए इंक्लूड्स TCWG। तो फिर मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा, फिर आप मुझे ये याद नहीं करवाएंगे, फिर आप कहेंगे पता नहीं, हैरत से देखेंगे। ये जो बातें मैं कर रहा हूं ना, ये कहीं पर लिखते जाया करें, या तो कोई कि मुझे सरप्राइज कर दें, आप बता दें कि नहीं सर ऐसे नहीं है, पेज नंबर के साथ। अच्छा जी, अब ये जो रिटन रिप्रेजेंटेशन है, ये तो हमें समझ में आ गया कि ये रिटन स्टेटमेंट है, और इस रिटन स्टेटमेंट को अफेक्टिवली क्या ट्रीट किया जाता है? ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस का कॉन्सेप्ट क्या था? इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय द ऑडिटर टू अराइव एट कंक्लूजन्स, जिनके ऊपर अल्टीमेटली ओपिनियन बेस कर रहा होता है। तो दिस इज वन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जिसको ऑडिटर यूज कर रहा होता है। अब अच्छा, आम एविडेंस से तो सर आपको पता है गुजारा नहीं है। कौन सा एविडेंस चाहिए? सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। और एप्रोप्रिएटनेस में खास तौर पर वी आर कंसर्न्ड अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस एंड द रेलेवेंस ऑफ एविडेंस। ठीक है, अब अगर मैं इसको, वो जो रिलायबिलिटी का क्राइटेरिया हमने आयजा 500 में पढ़ा था, रिलायबिलिटी का क्राइटेरिया कहां पढ़ा था? आयजा 500 में। वो जो सर रिलायबिलिटी का क्राइटेरिया पढ़ा था, उसमें एक क्राइटेरिया क्या था? रिटन वर्सेस ओरल। ओरल इज मोर रिलायबल देन रिटन, नहीं, ओरल इज लेस रिलायबल, रिटन इज मोर रिलायबल। तो अल्लाह का शुक्र है, रिटन तो ये है, तो इसका मतलब है गुड, मतलब रिलायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी चीज हो गई। अच्छा, उसके बाद क्या था? इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल या थर्ड पार्टी। ये एविडेंस इंटरनल है या एक्सटर्नल है? इंटरनल है। तो अगर ये इंटरनल है, दिस रिड्यूसेस इट्स रिलायबिलिटी, तो एक बैड है। बात समझ में आ गई कि कुछ अच्छा भी है कि बिल्कुल जबानी कलामी नहीं है, लेकिन फिर भी 100 करो, कौन लिख के दे रहे? जिनकी जिम्मेदारी है। एक काम मैं कभी मानूंगा मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा, जी सर, मैं कभी नहीं मानूंगा। मैं वैसे शायद, हाँ ये आपने वैसे सही बात की है, मैं शायद मान ही जाऊं, क्योंकि बिल्कुल मैं मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं। लेकिन जनरली अगर मैं कहूं, कभी कोई उस्ताद नहीं मानेगा कि उसने इसी तरह, सिर्फ मेरे पे ना रहे, कभी कोई शागिर्द मानते, वो भी कभी भी नहीं मानते। तो जिसकी जो जिम्मेदारी, ये जो सब्जेक्ट है ना, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, 2 सब्जेक्ट से इधर मुझे बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन लगती है। एक तो जो इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस है, जो शरिया लॉ है, उसके प्रिंसिपल्स इधर इस सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा अप्लाई हुए में है। अगर आपको याद हो, आपको बल्कि आइडिया होगा, हमारे मजहब में, इस्लाम में लिखने के ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि चीजें आपस में जब अरेंजमेंट्स करो तो डॉक्यूमेंट उनको कर लो। और आयजाज में आप इस कॉन्सेप्ट की इतनी एप्लीकेशन देखेंगे जिसकी कोई इंतहा नहीं। इसी तरह इस सब्जेक्ट में ना साइकोलॉजी से भी बड़ी इंस्पिरेशन है, ह्यूमन साइकोलॉजी, क्योंकि ऑडिट ह्यूमंस कर रहे हैं ना, तो कभी भी को अपनी जिम्मेदारी पे नहीं कहता कि मैंने नहीं पूरी किया। तो इस वजह से उसको क्या लेबल किया गया कि ये इतना इफेक्टिव एविडेंस नहीं है, इसकी रिलायबिलिटी इतनी नहीं है। अच्छा जी, अगर किसी मैटर में हमारा क्वालिफाइड ओपिनियन जा रहा हो, हाँ। उस मैटर में मैनेजमेंट अपनी स्टेटमेंट करेक्ट ना करी हो, हम रिप्रेजेंटेशन ले लें, हमारा ओपिनियन क्वालिफाइड से चेंज हो जाए, नहीं चेंज होगा? थोड़ी सी देर में, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपने मुझे वापस याद दिलाना है, तो मैं भूल जाऊंगा, वरना आपने थोड़ी सी देर में मुझे याद दिलाना है। मैं आपको बताऊंगा कि अगर ये मैंने मिस कर दिया ना पॉइंट के, या आंसर ना हुआ, तो आपने मुझे लाजमन याद दिलाना है। ये सारी चीज देखते हुए जब मैंने इसकी रिलायबिलिटी असेस कर ली, तो मैंने कहा हाँ अच्छा भी है लेकिन बुरा भी है, और कोई इतना ओवरऑल अच्छा नहीं है, क्योंकि ये मेरे लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कंसिडर होती है
तो फिर स्टैंडर्ड ने ना एक चीज क्लैरिफाई कर दी कि एक चीज जहन में, अब जो मैं लाइन लिखने जा रहा हूं ना, ये $1 मिलियन लाइन है कि रिटन रिप्रेजेंटेशंस अलोन, अलोन का क्या मतलब होता है? अकेले, डू नॉट प्रोवाइड साई। लॉजिक समझ में ऊपर से आ गया ना कि क्योंकि इंटरनल है ना, तो ये कभी भी अकेले आप ये कहें, वरना तो ऑडिट में कुछ करना ही नहीं था, सारे एरियाज उठाएं, मैनेजमेंट से रिटर्न में इन राइटिंग लिखवा लें, सारे एरियाज उठाएं और मैनेजमेंट से इन राइटिंग क्या करें, लिखवा लें। तो वो आपको मतलब रिसीवेबल्स पे और कोई प्रोसीजर करे ही ना कि जी ये देखें ना, हम आपने एविडेंस का कहा था, ये हमारे पास एविडेंस है, लेकिन आम एविडेंस से गुजारा नहीं है, मुझे क्या चाहिए, सफिशिएंट। तो ये चीज, इसको 6 दफा भी मैं आपको अंडरलाइन भी कराऊंगा रीडिंग कराते हुए। रिटन रिप्रेजेंटेशंस अकेले कभी भी साई किसी मामले पे नहीं प्रोवाइड कर सकते। ये तो है ना वो नहीं जिसको कहते हैं, मैं इसको अगर बिल्कुल क्लियर अल्फाज में बता दूं, ये सिर्फ प्रैक्टिकली भी ये खाना पूरी है, ये एक खाना पूरी है कि भाई रिटन रिप्रेजेंटेशंस तो क्योंकि आयजा ने कहा है, लेकिन इस पे एज सच कोई ये करे हम कि जी इस अकेले से हमें साई मिल गया, नहीं, ये नहीं होगा। ठीक होगी बात। इसमें अगर आप आ जाएं, जो ए है इसका पोर्शन, रिटन रिप्रेजेंटेशंस एज ऑडिट एविडेंस। रिटन रिप्रेजेंटेशंस आर नेसेसरी इंफॉर्मेशन दैट द ऑडिटर रिक्वायर्स इन कनेक्शन विद द ऑडिट ऑफ द एंटिटीज एफएस। मतलब ये जितनी मर्जी बुराई कर लूं, अच्छा इन लाइटों की मैं जितनी मर्जी बुराई कर लूं, इनको अगर हम बंद करा देते हैं हम क्लास नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है ना, है ये लाजमी। नंबर 2, although written representations provide necessary evidence, they do not provide SAI on their own about any of the matters which they deal। 6 दफा अंडरलाइन कर लें, ये यही वाली बात है। इसके साथ बेशक आसान ये क्योंकि अल्फाज हैं, ये लिख लें, रिटन रिप्रेजेंटेशंस अलोन डू नॉट प्रोवाइड साई। और ये जरा 1-2 दफा ना बोले मेरे साथ, रिटन रिप्रेजेंटेशंस अलोन डू नॉट प्रोवाइड साई। और पेपर में आपने साई नहीं लिखना, आपने क्या लिखना है, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। नंबर 3, reliable written representations does not affect the nature or extent of other audit evidence that the auditor obtains about the fulfillment of management's responsibilities or about specific assertions। ये भी बात टेक्निकली जो पॉइंट नंबर 2 है ना, उसकी तशरीह है कि आप कहें देखें मैनेजमेंट इतनी नेक है, इसके जो बोर्ड में मैनेजमेंट में लोग हैं सारे ने हज किया हुआ है, हम पिछले कई सालों से ऑडिट कर रहे हैं, कभी इनकी बात गलत नहीं हुई, तो इनकी बातें तो बड़ी रिलायबल होती हैं जो ये लिख के देते हैं, तो मैं इस वजह से कुछ प्रोसीजर्स नहीं करता। आईकैप ऐसा सिनेरियो बना सकता है, आपको दे सिनेरियो कि भाई सब अच्छा है, कोई टेंशन ही नहीं है, तो क्या मैं सिर्फ रिप्रेजेंटेशंस ले लूं? तो आपने उधर क्या लिखना होगा, आपने उधर ये ए का 2, ए का 3 लिखना होगा कि भाई रिलायबल रिटन रिप्रेजेंटेशन से दूसरे प्रोसीजर्स अफेक्ट नहीं होते। अच्छा, एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है, मुझे एंड पे बताना है कि याद इसमें से क्या करना है और समझने वाला कौन सा है, ये आप लोगों ने याद रखना है। जी सर, हमारे पास सही ऑब्टेन नहीं हो रहा, लेकिन मैनेजमेंट रिटन रिप्रेजेंटेशन लिखने को तैयार है, मटेरियल परवेसिव भी है, और ये भी सर थोड़ी सी देर में माजरत, ठीक है, ताकि सीक्वेंस क्लियर हो जाए। ठीक है, आप माइंड तो नहीं करते ना, ठीक है। अच्छा, अभी हमने एक बात की थी, डेफिनेशन पे वापस जाएं। अ रिटन स्टेटमेंट बाय मैनेजमेंट प्रोवाइडेड टू द ऑडिटर। ये व्हाट में, ये जब हम व्हाट कवर कर रहे थे तो हमने कहा था ना, रिटन स्टेटमेंट प्रोवाइडेड बाय मैनेजमेंट टू द ऑडिटर।
इसी की अब एक एक्सटेंशन आगे आ रही है, इसी की आगे एक एक्सटेंशन आ रही है, विच मैनेजमेंट। एक तो बात हमने ऊपर ही पढ़ ली थी कि इसमें मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी दोनों शामिल हैं, मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी दोनों शामिल हैं। अब जरा इस बी में देख लें, द ऑडिटर शैल रिक्वेस्ट रिटन रिप्रेजेंटेशंस फ्रॉम मैनेजमेंट with appropriate responsibilities for the FS and knowledge of the matters concerned. Underline कर लें, appropriate responsibilities for the FS and knowledge of the matters concerned. मार्केटिंग डायरेक्टर से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लूं? किस बार? ओवरऑल सारी रिप्रेजेंटेशन? मेरे ख्याल में नहीं। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन किस बारे में है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के मामलात से रिलेटेड। तो मेरे ख्याल में ऐसे ही पर्सन से लिखवाना चाहिए जो उस मामले में इन्फॉर्म्ड भी हो, जिसको पता भी हो कि मैं ये क्या लिख के दे रहा हूं। मतलब क्या मार्केटिंग डायरेक्टर आप समझते हैं इन्फॉर्म्ड होगा कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने एज पर IFRS बनाएंगे? तो इसलिए क्या कहा, विद एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द FS एंड नॉलेज ऑफ द मैटर्स कंसर्न। यहां तक हो गई बात। अभी एक कंफ्यूजन जो है ना, वो आई एम श्योर आपके दिमाग में बच रही होगी कि इतनी बुराइयां कर रही है, किस मामले पे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन एक्चुअली करनी है, यही बात क्लियर कर दें। ये जरा अच्छे से समझ लीजिएगा, ये वाला पॉइंट ना थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको आपने जरा अच्छे से समझना है। सर एक चीज बताएं जी। कि हम जो रिटन रिप्रेजेंटेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑडिटेड बात कर रहे हैं, जी जी, तो ऑडिटर सिर्फ मैनेजमेंट से तो नहीं लेता रिटन रिप्रेजेंटेशन, वो बाकी भी तो जो खुद वो एविडेंस प्रोवाइड कर वो करने के लिए सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट जी, जी। एविडेंस के लिए वो बाकी लोगों से भी तो रिटन रिप्रेजेंटेशन लेते हैं। जैसे हम कह रहे थे कि बैंक से वो डायरेक्ट खुद बात कर रहे हैं, और उसका क्या नाम होता है? कॉन्फर्मेशन। रिटन रिप्रेजेंटेशन खाली। अच्छा, अब आम अंग्रेजी, बड़े आपने अच्छी बात की है, आम अंग्रेजी और आयजा की जबान में सर यही फर्क है। वो भी ये बहुत सही इन्होंने बात की है, असल में वो भी एक रिप्रेजेंटेशन ही है, लेकिन क्या वो रिटन रिप्रेजेंटेशन की डेफिनेशन में पूरी उतरती है? डेफिनेशन पे वापस आए। सर वही ना कि आपने कल की क्लास में भी ये बात की, आज भी आप ये बात करें कि सिर्फ मैनेजमेंट जो हाँ। है, तो बाकी भी तो मैटर्स पे वो रिप्रेजेंटेशन लेते हैं। फर्क क्या है? और डायरेक्ट थर्ड पार्टी। सर फर्क क्या हो रहा है? पार्टी बदल गई ना, यही वाला डिफरेंस। रिसीव रिटन रिप्रेजेंटेशंस डायरेक्टली ऑडिटर कर रहे हैं, उसमें नहीं इशू हुआ है, क्योंकि मैनेजमेंट से डायरेक्टली मिल रही है ना। जो प्रॉब्लम है रिटर्न भी है, फर्क क्या है इंटरनल और एक्सटर्नल का? सर नहीं समझ आई? तो हम क्लाइंट कंफर्मेशन भेजते हैं, मैनेजमेंट इन्विटेशन पोस्ट कर देती है हम पे, और मैनेजमेंट लिख के देती है कि जी हमारा कोई लिटिगेशन चल रही है या फ्रेंड डिस्प्यूट है, जी। तो वो रिप्रेजेंटेशन के जुमले में है कि हमारे पास कंफर्मेशन के जुमले में है। जब मैनेजमेंट हमें ये बात लिख के देती है, अगर मैनेजमेंट हमें लिख के दे रही है तो वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा, मुझे आपका क्वेश्चन क्लियर है? ये रिपोर्टिंग के ऊपर है क्वेश्चन कि अब इसकी रिपोर्टिंग पे क्या इंप्लीकेशंस होंगी। वो ना इस आयजा में रिपोर्टिंग क्योंकि एंड की है ना, वो इस आयजा में एंड में उसने इस मामले को एड्रेस किया हुआ है, इसलिए मैं सॉरी आपको होल्ड कर रहा हूं उस पर। जी, और किसी का कोई कंफ्यूजन? अच्छा, किन मामलात पर आपने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करनी है? किन मामलात पर आपने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करनी है? इसमें दो सेट्स हैं, जरा समझिएगा। एक है मैंडेटरी रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस और एक है ऑप्शनल। मतलब ऑप्शनल जो चीज होती है वो किस चीज पर डिपेंड कर रही होती है? हाँ, ऑडिटर्स की प्रोफेशनल जजमेंट पे। अच्छा, मैंडेटरी का मतलब क्या होता है? लाजमी, कंपल्सरी, कोई चॉइस नहीं है। मतलब मैंडेटरी का ना मैं ये कहता हूं अक्सर
कि मतलब ऑडिटर ने अपना दिमाग नहीं इस्तेमाल करना। मैंडेटरी रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस के लिए दिमाग नहीं इस्तेमाल करना। कोई भी ऑडिट कर रहे हैं, कोई भी ऑडिट कर रहे हैं तो ये रिप्रेजेंटेशंस तो आपने ऑब्टेन करनी ही है। अच्छा, इसकी ना फर्दर एक ब्रेकअप है, बड़ा इंटरेस्टिंग। इसमें आपको ना लिंक जब समझाऊंगा तो बड़ा क्लियर हो जाएगा। कुछ रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस ना जनरल है और कुछ रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस क्या है, स्पेसिफिक मैटर्स पे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। इन दोनों में अगर मैं इस डब्बे को और इस डब्बे को देखूं, इन दोनों मामलात में कॉमन क्या चीज है कि ये दोनों लाजमी है, इस शाख से निकल रही है ना। तो ये जो जनरल रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस हैं, ये जो स्पेसिफिक मैटर्स पे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है, ये क्या है, मैंडेटरी है। मैंडेटरी के लिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ज़हन में रखें, अगर आपको मैंडेटरी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही तो बहुत टेंशन की बात है। फिर आपको एज एन ऑडिटर उसका इंपैक्ट इवेल्युएट करना होगा। वो क्या इंपैक्ट होगा वो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द स्टैंडर्ड हम कवर कर रहे होंगे। ये बात समझ में आ गया कि इन दोनों में कॉमन क्या चीज है। अब जरा लॉजिक से समझिएगा और लिंक यहां पर देखें। मैं आपको इस तरह भी पढ़ा सकता था और वो बहुत क्विक होता कि मैं आपको लिखवा देता कि भाई एक ये रिप्रेजेंटेशन लेनी है, एक ये लेनी है, एक ये लेनी है। एक तो वो अभी अगले ही लेक्चर में भूल जाना था, अब इंशाल्लाह ताला भूलेगा नहीं। और प्लस लॉजिक से समझ में आएगा कि भाई हमने ये रिप्रेजेंटेशन क्यों ली है। आपको एग्जैक्टली आपको ये वाले डब्बे याद हैं, मैनेजमेंट, एफएस, आईएफआरएस, ठीक है। और इसके बाद ये तो वो थे ना अश्योरेंस एंगेजमेंट के डब्बे। इधर 4 डब्बे मिसिंग हैं, अभी वो रहने दें या बना लेते हैं ताकि कंप्लीट हो जाए पिक्चर। ऑडिटर, साई, रिपोर्ट और यूजर्स। और इसी के साथ आपको मैनेजमेंट की जिम्मेदारियां याद हैं। जिम्मेदारी नंबर 1, मैनेजमेंट ने बनानी है एफएस एज पर आईएफआरएस या एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। इस जिम्मेदारी को पूरी करने के लिए जिम्मेदारी नंबर 2 क्या थी कि कंट्रोल्स बनाए। और ऑडिटर ने क्या ऑब्टेन करना है, साई किसके बारे में कि ये क्या ये एफएस एज पर आईएफआरएस हैं या नहीं। तो इसके लिए जिम्मेदारी नंबर 3 मैनेजमेंट पे डाली गई कि भाई तुमने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है टू द ऑडिटर। ये 3 जिम्मेदारियां माइंड में है। अच्छा, सारे ही आइजाज में जिम्मेदारियां ऑडिटर पे ही जाहिर डाली गई हैं कि ऑडिटर ने ये करना है, ये करना है। इन जिम्मेदारियों को मैं कहता हूं ये है जनरल जिम्मेदारियां ओवरऑल। बाकी जो आइजाज है ना उनमें फिर स्पेसिफिक जिम्मेदारियां बताई गई हैं। बाकी जो आइजाज हैं उसमें कि जी ये प्रोसीजर्स करने हैं, ये प्रोसीजर्स करने हैं, लेकिन ये जनरल जिम्मेदारियां। और ये जिम्मेदारियां किस पे डाली गई हैं, मैनेजमेंट पे। ये जिम्मेदारी डाली गई है मैनेजमेंट के ऊपर। अब जो जिम्मेदारी नंबर 1 है कि मैनेजमेंट ने एफएस बनानी है एज पर आईएफआरएस, ये एक ब्रॉड जिम्मेदारी है। ये एक ब्रॉड जिम्मेदारी है। तो इस जिम्मेदारी पे ना आप उनसे कहते हैं कि आप ये आपकी जिम्मेदारी है, हाँ है, लिख के दें। बात क्लियर हो गई। दूसरी जिम्मेदारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की थी और कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की, कंप्लीट ट्रांजैक्शंस प्रोवाइड करने की। ये 2 मामलात आपने जनरल रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस में कवर कर लिए। आपको याद है, सॉरी जी, कंप्लीटनेस, क्योंकि कंप्लीटनेस के ऊपर याद है मैंने आपको बताया था, बल्कि आप लोगों ने खुद अपनी आंखों से देखा था, सबसे ट्रिकी एरिया ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है प्रैक्टिकली भी, कि देखे जो रिपोर्ट कर दिया वो ठीक है या नहीं, उसको तो मैं किसी तरह चेक कर ही लूंगा। टेंशन ये है कि जो इधर
रिपोर्ट ही नहीं हुआ हुआ इन, मतलब सपोज अगर ये फाइनेंशियल्स है, ये जो 6 जिन स्टूडेंट्स ने तकलीफ की है टेस्ट अटेम्प्ट करने की, ये ऑनलाइन वालों से भी मैं खसूसी तौर पे मुखातिब हूँ, इनका तो पता लग ही जाएगा। वो जो बाकी जिन्होंने नहीं अटेम्प्ट किया वो मंडे को करेंगे। तो उन स्टूडेंट्स के लिए कंप्लीटनेस का मसला है। इसी तरह जो फिक्स एसेट्स रिकॉर्ड हुए में हैं, जो मुझे रिकॉर्ड में दिख रही हैं, वो तो ठीक है, कंप्लीटनेस को टेस्ट करना बड़ा मुश्किल काम है। ऐसा नहीं है कि ऑडिटर की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, लेकिन इट इज डिफिकल्ट। और आपको अगर याद हो इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, तो उसमें एक लिमिटेशन यही थी कि भाई मैनेजमेंट पूरी इंफॉर्मेशन ही ना दे, पूरी ट्रांजैक्शंस का बताए ही ना। तो इसलिए इन 2 मामलात पर ना आपके पास 2 मेन रिप्रेजेंटेशंस आ गए। सर स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस है जिसमें सर मैनेजमेंट बता रही थी कि एप्लीकेबल फाइनेंशियल, हाँ, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आ जाता है, वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन तो नहीं हुई, वो नहीं। तो सर फिर आप ये बता रही है जनरल में भी मैनेजमेंट ये बता रही है कि एफएस आईएफएस के मुताबिक वो ही अब किसको बता रही है? ऑडिटर को। क्लियर हो गया? अब किसको बता रही है? ऑडिटर को। 2 दफा नहीं बता रही, ऑडिटर को तो एक ही दफा बता रही है। ये बात तो पता नहीं कितनी जगहों पर आ रही होती है कि दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये बात अगर आप डायरेक्टर्स रिपोर्ट भी देखेंगे ना, उसमें भी लिखा होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी याद है वो लाल डब्बा, उसमें भी लिखा हुआ था। अच्छा, ऑडिटर्स रिपोर्ट में भी लिखा होता है। अच्छा, इंगेजमेंट लेटर जो होता है उसमें भी लिखा होता है। लेकिन फिर ऑडिटर को तसल्ली के लिए क्या है, ऑडिटर उनसे कहता है मुझे लिख के दो, ठीक है ना, अपनी जिम्मेदारी का वो जिसको नहीं कहते एतराफ करो, या उसका एक इकरार करो कि हाँ ये मेरी जिम्मेदारी है और मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। तो ये आपके पास क्या है? जनरल रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस। अब कुछ होंगी स्पेसिफिक मैटर्स पे। आप लोग भी माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं ऑडिट में। एक तो याद हो गई है लिटिगेशंस एंड क्लेम्स, और ये था आयजा 501। कैम वाली जो थी, जरा जाकर देखें वापस, उसमें मे लिखा हुआ है, शैल लिखा हुआ है। सर उसमें 2 ऑप्शन है सर। उसमें एक में कहता है कि जब हमारे पास जो मैटर है वो कैम है लेकिन हमें लॉ रेगुलेशन नहीं रिक्वायर है, हाँ। और एक में सर वो कहता है कि हमारे पास कोई कैम है ही नहीं, उन 2 सिचुएशंस में नहीं है। तो सर उसको किसमें डालेंगे? हमने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन हमने किस में पढ़ी थी? हमने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन पढ़ी थी कि वो लॉ रेगुलेशन की वजह से रोक रहे कि आप कैम में ना इंक्लूड करें, तो उसमें रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आ रही है। उसमें मे लिखा हुआ है या शैल लिखा हुआ है? सर मैं लिख रहा हूं। मे का मतलब है कि इधर आनी चाहिए। मे और शैल में ये जो ऑप्शनल है ना, सब कुछ जजमेंट के ऊपर है सर हमारी पे, जजमेंट पे है, तो इधर आना चाहिए ऑप्शनल में। अगर कोई चीज लाजमी है, नहीं समझ आ रही बात? ठीक सर, क्लियर है? तो वो जो आप लोगों ने अभी एग्जांपल बताई है वो इधर आ जाएगी कि कैम नॉट बीइंग रिपोर्टेड। राइट सर, ये बात समझ में आ गई? अच्छा, इसके अलावा भी तो आप लोगों ने, वेरी गुड, कहां पर लिखूं? लाजमी है क्योंकि वो, हाँ वो लाजमी है। तो समरी ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स जो है कि अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स क्या हैं? इमैटीरियल हैं, अकेले भी और एग्रीगेट में भी। नहीं समझ आ रही? तो कुछ बातें तो हम पहले ही देख आए हैं, लेकिन ये सारी ऑफ कोर्स नहीं होंगी, कुछ और भी एरियाज होंगे। तो आए नोट से, बुक से रेकनसाइल इसको कर लेते हैं। सी, रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस मैंडेटरी ऑप्शनल, C1। अच्छा, अब सी में मैंने क्या किए, रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस मैंडेटरी ऑप्शनल करके C1 किए मैंडेटरी रिप्रेजेंटेशंस अबाउट मैनेजमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्या लिखा हुआ है वर्ड? अबाउट मैनेजमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये जो जनरल रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है ये किस हवाले से है? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज? मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हवाले से। और कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज? वो अभी हमने डिस्कस की थी।
अब जिम्मेदारी नंबर 1, प्रेपरेशन ऑफ एफएस. The auditor shall request management to provide a written representation that it has fulfilled its responsibility for the preparation of the FS in accordance with the applicable financial reporting framework, including where relevant their fair presentation as set out in the engagement letter. नहीं समझ आई? ये बात समझने से where relevant the fair presentation. याद है 2 तरह के फ्रेमवर्क्स होते थे. ठीक है. एक होता था Fair फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क और एक था कंप्लायंस फ्रेमवर्क. फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क से ट्रू एंड फेयर व्यू निकलता था. कंप्लायंस फ्रेमवर्क में सिर्फ कंप्लायंस होती है, ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं आता. तो उसने क्या कहा, वेयर रेलेवेंट, मतलब जब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है तब फेयर प्रेजेंटेशन की भी रिप्रेजेंटेशन आएगी. जहां पर कंप्लायंस फ्रेमवर्क है उसमें आप उनको नहीं कहेंगे कि मुझे लिख के दो कि ये फेयरली भी प्रेजेंटेड है. हाँ अच्छा, अब ये जो स्पेशल, आपको याद है जब थोड़ा सा रिकॉल करवाना पड़ेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, एक है जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एक है स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. जनरल पर्पस बनती है जनरल पर्पस फ्रेमवर्क के तहत, स्पेशल पर्पस बनती है स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के तहत. जनरल पर्पस के अंदर भी कंप्लायंस फ्रेमवर्क भी हो सकता है, फेयर प्रेजेंटेशन भी हो सकता है. स्पेशल पर्पस के अंदर भी कंप्लायंस फ्रेमवर्क भी हो सकता है, फेयर प्रेजेंटेशन भी हो सकता है. ठीक है, तो बेसिकली क्या समझाया था कि जो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क है उसकी खसलत कंप्लायंस फ्रेमवर्क की भी हो सकती है, फेयर प्रेजेंटेशन की भी हो सकती है. जो जनरल पर्पस फ्रेमवर्क है उसकी खसलत कंप्लायंस फ्रेमवर्क की भी हो सकती है, फेयर प्रेजेंटेशन की भी हो सकती है. जैसे IFRS एक जनरल पर्पस फ्रेमवर्क है और उसकी खसलत क्या है, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क की. बात समझ में आ रही है? तो ये इसने जो देयर फेयर प्रेजेंटेशन का लिखे ना, इसके साथ अंडरलाइन करके लिख ले, ओनली रेलेवेंट वेयर द AFRFW इज फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क. ओनली रेलेवेंट वेयर द AFRFW इज फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क. आपने कहा था कि बाज़ औक़ात हमें जो हमें कोई इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो हम लोग कहते हैं कि आप फेयर पर्पस फ्रेमवर्क भी बनाओ, लेकिन साथ साथ हम अपना जनरल पर्पस फ्रेमवर्क भी बना रहे होते हैं. जो ऑडिट और हम जो ऑडिट करते हैं वो जनरल पर्पस फ्रेमवर्क करते हैं. ठीक है, हिसाब से तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे डायरेक्ट प्रेजेंटेशन, इसी की बस फेयर प्रेजेंटेशन कंप्लायंस में देखेंगे. सर आपने ये वाला जो जुमला है ना, इसमें सिर्फ ये देखना है, ये तो देखे सारी बात पहले की है, अल्टीमेटली इन दोनों में से कोई एक एप्लीकेबल होगा. जो भी फाइनेंशियल्स बन रहे हैं, जिस भी मकसद के लिए बन रहे हैं, अगर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है तो ये जुमला आएगा, अगर फेयर प्रेजेंटेशन नहीं है तो ये जुमला नहीं आएगा. नंबर 2 पे आ जाए. नंबर 2 क्या है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड एंड कंप्लीटनेस ऑफ ट्रांजैक्शंस. इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड and completeness of transaction. The auditor shall request management to provide a written representation that it has provided the auditor with all relevant information and access as agreed in the engagement letter. EL मतलब engagement letter, ये पहले वाले पॉइंट में डिफाइंड है EL. engagement letter वैसे अभी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन मैंने आपको शायद कभी बताया था कि ये कॉन्ट्रैक्ट है. जो हमने पढ़ा था लिमिटेशन ऑफ स्कोप, उसमें भी ये वर्ड आया था. एंगेजमेंट लेटर क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है ऑडिटर और मैनेजमेंट के दरमियान. और आप दुनिया का कोई कॉन्ट्रैक्ट उठा लेना, उसमें ये लाजमन मेंशन्ड होगा कि जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं, जो पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट हैं, उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं. तो उसमें मैनेजमेंट की जिम्मेदारी भी मेंशन्ड होती है और उसमें ऑडिटर की जिम्मेदारी भी मेंशन्ड होती है. मतलब मैनेजमेंट कंपनी के बिहाफ पे उसको साइन कर रही होती है. ऑल ट्रांजैक्शंस हैव बीन रिकॉर्डेड एंड आर रिफ्लेक्टेड इन द FS. ये खास तौर पर ना कंप्लीटनेस ऑफ ट्रांजैक्शंस पे, क्योंकि और ऑथेंटिक तरीके और भी तो प्रोसीजर्स लगाएंगे,
वो तो हमने पहले ही फैसला कर लिया कि अकेले तो इस पे नहीं रहेंगे। मतलब ऐसा तो नहीं है कि मैं खुद ये चेक नहीं करूंगा कि एफएस आईएफआरएस के मुताबिक है या नहीं, मैं खुद भी चेक करता ही हूं, लेकिन एडिशनली मैनेजमेंट से लिखवा रहा हूं। इसके बाद आपके पास आ जाता है C2। C2 कहां पर बैठ रहे? ये जो स्पेसिफिक मैटर्स पे लाजमन रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करनी है, जो आयजा ने बताई। इसमें नंबर 1, acknowledgement of management responsibility for controls to prevent, detect fraud and disclose fraud risk assessment and actual/suspected fraud to auditor आयजा 240। ये मैं पढ़ाऊंगा, अभी नहीं इस पे टाइम लगा रहा। 240 में जब जाएंगे ना, अब तक आप लोगों को ये तो यकीन आ गया कि मैं झूठ नहीं बोल रहा होता, जब आगे आता है तो बताता हूँ। कहीं ना नहीं, आप लोगों को नहीं कहना चाहिए, अभी आपके पास साई नहीं है, जो जिनके पास साई अवेलेबल है वो बता सकती हैं, वो भी खामोश है, इसका मतलब है आपको पता है नेगेटिव कॉन्फर्मेशन इतनी। हाँ, ये क्या हुआ है, ये पॉजिटिव कॉन्फर्मेशन आई है। जब आप लोग खामोश थे ना तब भी मुझे पता था कि मैं बता देता हूँ, लेकिन वो क्या थी, नेगेटिव कॉन्फर्मेशन। आपको पता है पॉजिटिव इज मोर रिलायबल देन नेगेटिव। हाँ, वो फॉलो भेजने पड़े। बिल्कुल, हाँ, फॉलो अप भेजने पड़ेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। नंबर 2, as such uncorrected misstatements, immaterial and list of uncorrected misstatements annexed to the representation letter। annex करने का क्या मतलब होता है? ये नथी करना, अटैच करना। अभी हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन लेटर की वैसे शक्ल क्या होती है। वैसे मैंने आप लोगों को समरी ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स, जिसका क्रेडिट आप लोगों को ही जाता है, ग्रुप में शेयर कर चुका हूं। एक आपने डिलीट भी कर दी तो वो गलत होगा ना सर। ग्रुप में मैसेज होते हैं सर, आगे पीछे रहती हैं चीजें। जो बाकी स्टूडेंट्स हैं, ये कंप्लेंट जो है वो दोबारा आई है कि ग्रुप में बहुत से इररेलेवेंट मैसेजेस होते हैं जिसकी वजह से कंफ्यूजन होता है। तो आप सबसे दरख्वास्त है कि इररेलेवेंट, गैर ज़रूरी मैसेजेस से इज्तनाब करें ताकि फोकस नहीं, गैर इखलाकी कोई नहीं होता। नंबर 2, आयजा 450 वाला, ये हमने पढ़ा हुआ है। नंबर 3, लिटिगेशंस एंड क्लेम्स, आयजा 501, ये भी पढ़ा हुआ है। नंबर 4, आरपी। आरपी क्या है? रिलेटेड पार्टी। और 7, आयजा 550, गैस करें क्या कहूँगा? आगे पढ़ेंगे। वैसे इसके साथ अगर आप लोग को बेतबारी हो तो मैं चैप्टर भी लिखवा सकता हूँ। इसके बाद आ जाएं नंबर 5, सब्सिक्वेंट इवेंट्स। ये इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। इसका तो हमें, आपको पता है कितनी शिद्दत से इंतजार है। गोइंग कंसर्न, वो भी इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कुछ कुछ पढ़ा भी रहा हूं। अच्छा, इसके बाद जो आपके पास ऑप्शन आती है ना, दैट इज C3, ऑप्शनल। ये क्या मामलात हैं, जरा इसकी हेडिंग देखना। एडिशनल रिप्रेजेंटेशन दैट may be determined necessary for specific assertions matters by the auditor। मतलब ऑडिटर ने अपनी जजमेंट इस्तेमाल करके फैसला करना है कि भाई मुझे रिप्रेजेंटेशन चाहिए या मुझे रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहिए। ये बात एग्री हो रही है, समझ में आ रही है? सर जो ऊपर हमने गोइंग में निकाला है, ये हम ब्रेकअप बेसिस पे बनाएंगे तब एक रिप्रेजेंटेशन लेंगे कि जब वो हम अज्यूम करेंगे बनना चाहिए और वो कह रहे हैं नहीं बनना चाहिए। ये आयजा 570 में, ठीक है। ये तो अभी डिस्कस ही नहीं किया। जो एरियाज अभी छोड़े हैं ना, वो उस स्टैंडर्ड में जब जाऊंगा ना तफसील से डिस्कस करूंगा, ठीक है। C3 में है एडिशनल रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, अब किन मामलात पे रिप्रेजेंटेशन, इसके अलावा ऑडिटर हस्बे, ये इसको कहते हैं, वो नहीं होता हस्बे जायका, हस्बे ज़रूरत, ये वो वाली है। तो इसमें क्या क्या मामलात आएंगे? नंबर 1, वेदर द सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज आर अप्रोप्रिएट। आप किसी स्पेसिफिक पॉलिसी के ऊपर, फॉर एग्जांपल IFRS 15 आया, नई पॉलिसी अप्लाई, IFRS 9 आया, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, नई पॉलिसी अप्लाई होगी, आपके मैनेजमेंट से लिख, मैनेजमेंट ऑडिटर को लिख के दे के पॉलिसी सही से अप्लाई होगी। यस, वेरी गुड। Whether matters such as following where relevant under the applicable financial reporting framework have been
जी। हमें ना उनकी बातें समझ आ रही है, ना उनके आंसर समझ आ रहे हैं, क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। इनके हाँ, अच्छा, मैं रिपीट करता हूँ क्वेश्चन। इन्होंने कहा कि ये मामला जो आप कह रहे हैं सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी है, ये क्या कैम में भी रिपोर्ट होगा? तो इसका जवाब है हाँ, ये कैम में भी रिपोर्ट हो सकता है अगर 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 लिस्टेड कंपनी होगी। नहीं सर, ईओएम में नहीं आएगा। अगर लिस्टेड कंपनी है और ऑडिटर को सिग्निफिकेंट इट वाज डिटरमिन्ड टू बी द मैटर ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंस, तो कैम में आएगा। इस पर उसने क्या वर्क किया ऑडिटर ने? हाँ, ऑडिटर ने इस पे क्या वर्क? इसके ऊपर यहां तक हो सकता है कि उसको कंसल्टेशन करनी पड़ी हो किसी और के साथ विद इन द फर्म। ठीक है, वो जो कैम का नहीं क्राइटेरिया था, जो फिल्टर था, उस पे सोचे एफर्ट लगी उसको वेरीफाई करने में। IFRS 16 अप्लाई किया, कंपनी की 6000 लीजेस थी, 6000 लीज कॉन्ट्रैक्ट्स थे, तो एफर्ट ज्यादा लगी ना, कॉम्प्लिकेटेड। आपको पता है ना, हमेशा जो फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन होती है ना, दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। इसमें बहुत सारे मिस्टेक्स के चांसेस जो हैं वो होते हैं, स्पेशली जहां पर कंट्रोल्स अच्छे ना हो। तो इस पे ऑडिटर की सिग्निफिकेंट उससे चेंज की हो तो भी। Number 2, whether matters such as the following were relevant under the applicable financial reporting framework have been recognized, measured, presented or disclosed in accordance with that framework। किन मामलात पे, असल में ये आगे तो सारी बात ऐसे ही लिखी हुई है, किन मामलात पे आपको ऑप्शनल है। Plans or intentions that may affect the carrying value or classification of assets and liabilities। एसेट इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म होल्ड करनी है या शॉर्ट टर्म? क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म होल्ड करनी है तो नॉन करंट में आएगी, शॉर्ट टर्म है तो करंट में आएगी। तो ये आप अब ये प्लान या इसके बारे में क्या नहीं आता, मैनेजमेंट ही बेहतर जानती है। लायबिलिटीज बोथ एक्चुअल एंड कॉन्टिंजेंट। अच्छा, ये क्या बात हुई? अभी ऊपर हमने ले नहीं ली थी इस पे रिप्रेजेंटेशन, और वो तो कहा था वहां पे कि मैंडेटरी है। ये जो स्पेसिफिक मैटर्स थे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के, इसमें कहा है ना लिटिगेशंस एंड क्लेम्स, तो फिर आ गया लायबिलिटीज। वो सिर्फ लिटिगेशंस और क्लेम्स के हवाले से थी। क्या सारी दुनिया की लायबिलिटीज खाली लिटिगेशंस और क्लेम्स से ही परटेन कर रही होती हैं? नहीं, लायबिलिटीज तो और भी बहुत से मामलात से रिलेट कर रही होती हैं ना। आपने जो गुड्स सेल किए हुए हैं उसकी वजह से भी लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। तो आपने बेसिकली जो अदर लायबिलिटीज हैं, कुछ स्पेसिफिक किस्म की लायबिलिटी आपकी है, आप उस पर भी कहते हैं मैनेजमेंट से मुझे लिख के दें कि ये लायबिलिटी फॉर एग्जांपल एक्यूरेटली रिकॉर्ड हुई है, या फॉर एग्जांपल इस पार्टी के साथ और कोई लायबिलिटी नहीं है आपकी। कंप्लीटनेस के ऊपर किसी स्पेसिफिक असर्शन पे आप उससे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं। हाँ, एग्जैक्टली। आप ये ऑडिटर की जजमेंट पर है, ये ऑडिटर की जजमेंट पे। टाइटल टू और कंट्रोल ओवर एसेट्स। टाइटल टू और कंट्रोल ओवर एसेट्स का मतलब है कि आप उनसे लिखवा रहे हैं कि इस एसेट के ऊपर आपका कंट्रोल है या नहीं, आपके नाम पे ये है या नहीं। लेकिन सिर्फ मैं इस पे नहीं जाऊंगा, मैं और भी प्रोसीजर्स कर चुका हूंगा एडिशनली ड्यू टू ऑडिटर जजमेंट। वो समझते हैं नहीं, मैनेजमेंट से भी लिखवा लेता हूं। उसके बाद आपके पास आता है aspects of laws, regulations and contractual agreements that may affect the financial statements including non-compliance। अच्छा, कानूनी कोई मामलात हैं, क्योंकि उसकी वजह से भी अल्टीमेटली इम्पैक्ट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे आ सकती हैं, तो आप उसके हवाले से भी स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको एनवायरमेंटल प्रोविजन के ऊपर रिप्रेजेंटेशन अलग से स्पेसिफिक ले ली, ठीक है। सारी प्रोविजंस पे नहीं अब मैं जा रहा, खसूसी तौर पर एनवायरमेंटल प्रोविजन का कह रहा हूं, इस पे मुझे स्पेसिफिकली मतलब इसमें एक बात समझ लीजिएगा, टोटल आपकी प्रोविजंस ना सपोज 100 मिलियन की हैं, एक इसमें एनवायरमेंटल प्रोविजन है 20 मिलियन की। उस एक तो मैंने ओवरऑल लिटिगेशंस एंड क्लेम्स पे मैंडेटरी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले ली थी, लेकिन इस पे ना मैं स्पेसिफिकली अलग से भी रिप्रेजेंटेशन ले सकता हूं। ये बात समझ में आ रही है? उसके बाद आपके पास आ जाता है मैनेजमेंट हैज कम्युनिकेटेड ऑल आईसी डेफिशिएंसीज ऑफ विच इट इज अवेयर। ये बहुत रेयर मैंने देखे ऑडिट्स में ये वाली रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करते हुए।
लेकिन समटाइम्स जहाँ पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल डेफिशिएंसीज हो ना, तो कुछ तो ऑडिटर को मिल गई, लेकिन ऑडिटर का प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव तो कंट्रोल डेफिशिएंसीज ढूंढना होता ही नहीं है, क्योंकि कंट्रोल्स पे तो ओपिनियन एक्सप्रेस ही नहीं करना, वो तो मैनेजमेंट का काम है। तो मैनेजमेंट, क्योंकि काम मैनेजमेंट का ना, तो मैनेजमेंट को कहते हैं मुझे लिख के दो कि तुमने मुझे जो भी तुम्हारे कंट्रोल्स में मसले मसाइल है ना सब बता दिए, क्योंकि उसका इम्पैक्ट ऑडिट अप्रोच पे जरूर होता है। कंट्रोल्स वीक होते हैं तो आपकी ऑडिट अप्रोच उसकी वजह से इम्पैक्ट होती है। चौथी बात आपने पहले पढ़ चुके हैं, कब पढ़ी थी? अभी थोड़ी देर पहले, पिछले लेक्चर में भी डिस्कस की थी, और बल्कि जो ये कॉन्सेप्ट रिटेंशन बूस्टर था उसके लिए भी आपको ये वाला पॉइंट दिया था। अच्छा जी, अब हमने देख लिया व्हाट कि ये एविडेंस है, मैनेजमेंट किस मैनेजमेंट से ये ऑब्टेन करना है, किन मैटर्स पर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करनी है, मैंडेटरी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की हमने 2 क्लासेस देखी और ऑप्शनल देख ली। यहां तक बात सही है? अच्छा, अब इससे आगे अगर प्रोसीड करें, स्टैंडर्ड ने गाइडेंस प्रोवाइड की, ये एक रिटर्न स्टेटमेंट है ना, दुनिया में कोई भी रिपोर्ट, कोई भी डॉक्यूमेंट तारीख के बगैर नहीं होता। ऑडिटर्स रिपोर्ट तारीख के बगैर हो सकती है, इंगेजमेंट लेटर तारीख के बगैर हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट हमेशा उस पर तारीख होती है। तो बिल्कुल इसी तरह से अगर मैनेजमेंट एक स्टेटमेंट दे रही है ऑडिटर को, तो वो तारीख के बगैर नहीं हो सकती। इसका मतलब है यहां से अब मैं रिमूव कर रहा हूं, पिक्चर अगर करना है इसको तो लिख लिया, बस सही है। अब यहां पर जो वर्ड है वो क्या है? डेट ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस। डेट ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस आपके ख्याल में जरा सोच के बताइएगा। देखें, हमने तो पढ़े हुए हैं इंटरिम ऑडिट और फाइनल ऑडिट भी, और आपको पता है इंटरिम ऑडिट पे अलग ओपिनियन एक्सप्रेस होता है, फाइनल ऑडिट पे अलग ओपिनियन एक्सप्रेस होता है। नहीं, ऐसा कोई शुगल नहीं। इंटरिम ऑडिट और फाइनल ऑडिट एक्चुअली कलेक्टिवली हेल्प कर रहे होते हैं आपको वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ओपिनियन एक्सप्रेस करने में। मुझे बताएं, ये वाला जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है तो एविडेंस ही ना, ये मैं फाइनेंशियल ईयर एंड होने से पहले ऑब्टेन कर लूं या बाद में ऑब्टेन करूं? मतलब कंपनी का ईयर है 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2021, ठीक है। अब इसके बाद आ जाएगा 2022, यहां पर मैं कर लेता हूं 22। इस पीरियड का ये बेसिकली क्या है? ये मेरा पीरियड अंडर ऑडिट, मतलब इस पीरियड के एफएस का मैंने ऑडिट करना है। यहां तक बात बराबर है? इस पीरियड का अगर मैंने ऑडिट करना है तो ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस कब लूं? क्योंकि क्या मैं कोई प्रोसीजर्स से फॉर एग्जांपल 1 दिसंबर 2021 पे ऑडिटर कोई प्रोसीजर्स परफॉर्म कर सकते हैं वैसे, और उनको क्या कहेंगे कि वो इंटरिम प्रोसीजर्स है, इंटरिम ऑडिट है। तो क्या ख्याल है, इस डेट पे ले लेता हूं ना ताकि टाइम प्रेशर ना हो? हाँ, उसके बाद भी प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, फिर वो बाद उसके बाद भी प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, उसके बाद तो वो तो उसमें देख लेंगे। सवाल क्या पूछ रहा हूं? सवाल ये है कि जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है ये एक खास तारीख की है, मैनेजमेंट ने एक खास डेट पे ये सारी बातें मैनेजमेंट ने एक खास डेट पर कंफर्म करनी है ना ऑडिटर को। और ऑडिटर जो प्रोसीजर्स परफॉर्म करता है वो ईयर एंड से पहले भी कर रहा होता है, ईयर एंड के बाद भी कर रहा होता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई बेहतर है ना जितना जल्दी काम खत्म हो जाए, तो आप ये जो रिप्रेजेंटेशंस हैं ये 1 दिसंबर को ही ले लें। क्योंकि उसमें पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए। वेरी गुड। अब एक जरा इसका ब्रॉड लॉजिक जरा समझिएगा। एक जनरल रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देख लें,
ये तो हम ले लेंगे सर साथ ही, स्पेसिफिक ये तो हम फौरन ले लेंगे सर। सर अभी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने ही नहीं, ठीक है। ईयर एंड तो हुआ ही नहीं समझ आ रही। जब ईयर एंड हुआ ही नहीं, कितना ऑडिटर कितना इडियट लगेगा कि मुझे लिख के दे दें कि दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद IFRS। सर लेकिन 31 को तो ड्राफ्ट ही मिलेगा सर, 31 को कौन सा प्रॉपर मिल जाएगा? 31 को भी नहीं मिलेगा इंशाल्लाह नहीं ताला, मिलेगा अभी सर, इसके बाद ही मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, अब आगे की भी डेट्स पे, सारी डेट्स पे खेलूंगा, ठीक है। उसके बाद कॉन्सेप्ट लॉक करेंगे। इस तारीख पे तो लेना स्टूपिडिटी बन रहा है या नहीं? मतलब दिमाग एक्सेप्ट कर रहा है कि इस डेट पे तो सेंस ही नहीं बनती। अभी तो फाइनेंशियल्स बने ही नहीं है। सर जी। स्पेसिफिकली इसके लिए नहीं ले सकते, लेकिन बाकी में कुछ मैटर्स हैं जिन पे वो ले सकते हैं। कुछ मैटर्स पे ले सकता है, सही है, बिल्कुल ठीक है। सर जब हम अपने प्रोसीजर स्टार्ट कर देंगे, फाइनल इंटरम डेट पे शुरू कर देंगे, हाँ हाँ, और ये भी समझ आ गया रिलायबिलिटी। आमतौर पर जो प्रैक्टिकली जो फीजिबल चीज होती है ना, वो ये होती है आप सारी रिप्रेजेंटेशंस इकट्ठे एक ही खत में ले लेते हैं। मल्टीपल की ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन प्रैक्टिकली एक ही में ले लेते हैं। तो ब्रॉडली स्पीकिंग ये डेट तो मुनासिब नहीं लग रही। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं। अब आपने कहा फॉर एग्जाम्पल एक और डेट उठाते हैं, 20 जनवरी 2022। इस पे रिप्रेजेंटेशन की अब हम बात कर रहे हैं। अब यहां पर अभी ऑडिट रिपोर्ट की एक डेट में और प्लॉट कर देता हूं ताकि क्वेश्चन जरा और क्लियर हो जाए। यहां पे आपके पास ऑडिट रिपोर्ट ना साइन होनी है 30 जनवरी या फरवरी कर लेते हैं, 1 फरवरी 2022 को। ये क्या है? ऑडिट रिपोर्ट की डेट। अब मुझे बताएं, फाइनेंशियल्स वगैरह सब रेडी हो गए हैं, बोर्ड ने ऑथोराइज कर दिए हैं। वो जो आप कह रहे थे ना कि ड्राफ्ट होगा, बोर्ड मीटिंग हो गई है, बोर्ड ने उन फाइनेंशियल्स पर दस्तखत कर दिए हैं कि वो जो नोट होता है, दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन ऑथराइज्ड फॉर इशू बाय द बोर्ड ऑन फ्ला डेट। वो फ्ला डेट क्या है? 20 जनवरी। 20 जनवरी पे FS ऑथोराइज्ड फॉर इशू बाय बोर्ड। यहां तक सही है? राइट सर। इस डेट पे ले लूं रिटर्न रिप्रेजेंटेशन? रेफरेंस हो गया रिलायबिलिटी नहीं होगी ना। सर वो सब्सिक्वेंट इवेंट भी तो होंगे, उनके बारे में सर, वो तो फिर रिपोर्ट के बाद भी होंगे सर ले भी सकते हैं, लेकिन उसको अपडेट करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। ऑब्टेन तो कर सकते हैं इस डेट पे, लेकिन उसको अपडेट करना पड़ेगा फॉर सब्सिक्वेंट इवेंट्स। इन सारे झंझटों से ऑडिटर को बचाने के लिए आयजा ने क्या गाइडेंस दी है, आए देख लेते हैं। डी पे आए, पेज नंबर 69 में, द डेट ऑफ द रिटन रिप्रेजेंटेशन शैल बी as near as practicable to but not after the date of the auditor's report on the FS. किसी भी टाइम ले सकते हैं ऑडिटर। As near as practicable to the date of the auditor's report. जो preferred है और जो practically आपको देखने को मिलेगा ना, जिस डेट पे ऑडिट रिपोर्ट साइन हो रही होती है ना, उसी डेट पे रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस ले ली जाती हैं, सेम डेट पे। ड्राफ्ट वगैरह सब कुछ पहले एग्री कर लिया जाएगा, लेकिन उसकी जो तारीख डलवाएंगे ना, ताकि ये जो सब्सिक्वेंट इवेंट्स वाला भी मसला है ना, ये झंझट ना क्रिएट करे। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक ऑप्शन अब रह गई थी कि 2 फरवरी 2022 को ऑब्टेन कर लूं। नो सर, वो तो हमारी ऑडिट रिपोर्ट से टाइम से कंबाइन हो गई। रिपोर्ट तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में लेनी है, तो रिपोर्ट हमने इशू कर दी है, बाद में लेके क्या करेंगे? बाद में लेके क्या करेंगे? टाइम देगी नहीं सर, फैमिली बाद में हो सकता है मिले ही ना। सर एक असूल याद रखिएगा, आप अनमॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हैं, आप लिखते नहीं है ओपिनियन सेक्शन के पहला पैराग्राफ में, वी हैव ऑब्टेन्ड ऑल द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन विच वाज नेसेसरी फॉर द पर्पसेस ऑफ आवर ऑडिट। ये बात झूठी हो जाएगी। छुट्टी होती है।
अच्छा, उसके बाद आप बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन में पहली लाइन में लिखते हैं वी हैव कंडक्टेड आवर ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद आइजाज एज एप्लीकेबल इन पाकिस्तान। आइजा ने क्या कहा है? बट नॉट आफ्टर द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। उसी सेक्शन में आखिरी जुमला क्या लिखती हैं? वी हैव ऑब्टेन्ड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। क्या आपने ऑब्टेन की है? आपकी तो सारी स्टेटमेंट्स झूठी हो जाएंगी। और अगर मैं आपको इधर वापस लेकर जाऊं चैप्टर नंबर 5 पे और उसके पेज नंबर 24 पे, तो जरा डेट नजर आ रहा लिखा हुआ? The report should be dated no earlier than the date on which the auditor has obtained SAI on which to base his opinion on the FS. Written representations की मैं जितनी मर्जी बुराई कर लूं, क्या ये एक मैंडेटरी एविडेंस रिक्वायरमेंट है? ये है। तो इसके बगैर मैं रिपोर्ट इशू नहीं कर सकता। और इसका सी पार्ट देखें जरा, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। द डेट ऑफ द रिपोर्ट इन्फॉर्म्स द रीडर that the auditor has considered the effect on the FS and on his audit report of subsequent events which occurred after the reporting period and up to that date, up to the date of the auditor's report. Concept logic समझ में आ रहा है कि किस तरह से वो आपको, आई होप सीन सेटिंग का लॉजिक अब आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो रहा होगा कि क्यों हमने उधर टाइम इन्वेस्ट किया था, क्योंकि मैं हर कॉन्सेप्ट को वापस सीन सेटिंग पे जाके छोड़ के आता हूं। अच्छा, इसके बाद जो अगली लाइन लिखी हुई है ना, द रिटन रिप्रेजेंटेशन शैल बी फॉर ऑल एफएस एंड पीरियड्स रेफर्ड टू इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। बस ये लाइन ज़हन में रखिए, ये CFAP 6 का वैसे कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अगली बात देखिए, स्टैंडर्ड कितना क्लियरली लिखा जाता है, फॉर्म ऑफ रिटन रिप्रेजेंटेशन। के रिटन रिप्रेजेंटेशन का फॉर्मेट क्या होगा? तो इसका फॉर्मेट लेटर का होगा। इसका फॉर्मेट लेटर का होगा। द रिटन रिप्रेजेंटेशन शैल बी इन द फॉर्म ऑफ अ रिप्रेजेंटेशन लेटर एड्रेस टू द ऑडिटर। अच्छा, जरा इसका फॉर्मेट देख लें क्विकली। पेज नंबर 71 पे आए। ये जो ओरिजिनल आइजा है ना, उसमें एक इलस्ट्रेटिव रिप्रेजेंटेशन लेटर दिया हुआ है। आइजा में जो इलस्ट्रेटिव रिप्रेजेंटेशन लेटर दिया हुआ है, उसमें अगर आप देखें, ये जो पहले पैराग्राफ है इसको छोड़ दें, आपको दिख रहा है एंटिटी लेटर हेड। ये जो प्रिंट होता है किसके लेटर हेड पे प्रिंट होता है? कंपनी के लेटर हेड पे। कंपनी के लेटर हेड पे ये प्रिंट होता है जिस कंपनी का ऑडिट हो रहा है। एड्रेसी कौन है? डेट दिख रही है। और अब किस तरह की जबान जरा क्विकली देख लें। This representation letter is provided in connection with your audit of the financial statements of ABC company for the year ended this for the purpose of expressing an opinion as to whether the FS are presented fairly in all material respects or give a true and fair view in accordance with IFRS. We confirm to the best of our knowledge and belief and having made such inquiries as we consider necessary for the purpose of appropriately informing ourselves. इसके बाद आपको दिख रहा है आइटैलिक्स में IF, एक आइटैलिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और दूसरा आइटैलिक क्या है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, जो आपकी मेन जनरल रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस थी। अच्छा, अब उसने किया क्या? ये मेन रिप्रेजेंटेशन पहले आ जाएगी और फिर ये जो स्पेसिफिक मैटर्स है ना, जहां जहां रेलेवेंट होगा उनको प्लग करता जाएगा और सारी उसमें इंक्लूड की होगी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो एंड होता है आखिरी पेज पे इसके यहाँ 73, आपको मैनेजमेंट नजर आ रहा है लिखा हुआ। आमतौर पे पॉपुलरली फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में CEO ऑफ द कंपनी और CFO ये इसको साइन ऑफ कर रहे होते हैं। ना अवेलेबल हो तो आइजा ने तो TCWG का भी प्रोविजन रखी हुई है इसमें। आई एम सॉरी, करने को तो एक भी वैसे कर सकता है, प्रैक्टिकली वैसे ज्यादातर जो मैंने देखा है वो दोनों कर रहे होते हैं, क्योंकि CEO भी चाह रहा होता है कि सबसे ज्यादा इन्फॉर्म्ड CFO है तो पहले वो इसको साइन ऑफ करे। CFO के प्रिंसिपल एक अकाउंटिंग ऑफिसर है ना, तो उसकी साइन ऑफ हो, क्योंकि ये जो जबानी बात में ना चीजें बड़ी डिफरेंट होती हैं। जब आप किसी को कहते हैं ना लिख के दें और अपना दस्तखत भी करें, तो फिर वो जरा
मोहतात हो जाएगा। बहुत दफ़ा आप देखेंगे जो उसने ज़बानी बात की थी ना, वो फिर लिख के आपको वो बात शायद दे भी ना। इसलिए जब रिटन रिप्रेजेंटेशन क्लाइंट प्रोवाइड कर देता है तो उसको पढ़ना भी होता है। और फर्म में जब आप लोग जाएंगे, आपने मेरी एक बात याद रखनी है, तारीख लाजमन देख लेना, स्पेशली जब ईयर एंड दिसंबर हो। क्यों, क्या मिस्टेक होती है, जनवरी तक हम ये याद ही नहीं ना होता कि हम 2022 में आ गए हैं, तो वो डेट गलती से क्या लिख देंगे, 1 फरवरी 2021। ये समझ आ रही है बात? जब ईयर चेंज होता है ना तो जेन में नहीं रहता। तो इस वजह से मैं कह रहा हूं कि डेट लाजमन चेक करे। फिर ये भी चेक करे सारे मामलात पे कॉन्फर्मेशन दी है, क्योंकि प्रैक्टिकली क्या हो रहा था, ऑडिटर खुद ये डॉक्यूमेंट बना के ना क्लाइंट को भेजता है कि ये मुझे प्रिंट करके दे दें, या अगर कुछ क्लाइंट उसमें चेंजेस मैंडेटरी में नहीं, कुछ और जो स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशंस हैं, जो ऑप्शनल रिप्रेजेंटेशन है, खासतौर पे अगर उसमें कोई लैंग्वेज की चेंजेस करना चाहता है वो करके, तो आपने उसको पढ़ना है कि भाई सारी जो रिप्रेजेंटेशन जिन मामलात पे मैंने मांगी थी वो गिवन है या नहीं। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास कॉन्सेप्ट आ जाता है फॉर्म ऑफ रिटन रिप्रेजेंटेशंस वाली, तो बात हो गई। इसके बाद स्टैंडर्ड ने ना कुछ एरियाज पर स्पेसिफिक गाइडेंस इधर दी है। रिटन रिप्रेजेंटेशंस के हवाले से स्टैंडर्ड ने कुछ स्पेसिफिक गाइडेंस दी है, जिसमें 3 मेन एरियाज हैं। ठीक है, 3 मेन एरियाज हैं। नंबर F जो आपके पास आ रहा है, डाउट एज टू दी रिलायबिलिटी ऑफ रिटन रिप्रेजेंटेशन। अगर आपको जो रिटन रिप्रेजेंटेशंस प्रोवाइड की गई हैं उन पे आपको कोई शक हो, अच्छा आपके ख्याल में क्यों शक हो सकता है? मैनेजमेंट जो है अपने कोई भी अपनी बुराई खुद नहीं करेगी ना। एक तो इनहेरेंट चीज के मैनेजमेंट शायद अपनी बुराई खुद करने में कंफर्टेबल नहीं होगी, और 15 से आइडेंटिफाई कर लेंगे मैनेजमेंट जो है वो झूठी तो नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड। कि मैंने हमने ऑडिट में थोड़ी बहुत मैनेजमेंट परखी जाती है ना, पहले एक डॉक्यूमेंट दिया था, फिर कहा नहीं नहीं ये गलती से दे दिया है, असल डॉक्यूमेंट ये है। पहले अनसाइंड कॉन्ट्रैक्ट दिया था, फिर साइंड कॉन्ट्रैक्ट दिया। इन हाउस लीगल काउंसिल कह रहे हैं हम ये केस हारे के हारे, फाइनेंस अकाउंटिंग डिपार्टमेंट वाले कह रहे हैं इसमें तो हारने के कोई चांसेस ही नहीं है। बात थोड़ी सी समझ में आ रही है? जब इस तरह की सिचुएशन हो, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, तो जब ये वाली सिचुएशन होगी तो आपके कान खड़े हो जाएंगे ना कि भाई ये सिचुएशन नॉर्मल नहीं है। इन्होंने लिख के तो दे दी है, पर इनकी लिखी हुई बात की कोई वक़्त नहीं है। तो अगर आपको शक हो जाए रिप्रेजेंटेशंस पे, अच्छा एक तो होता है इंटेग्रिटी के इश्यूज हैं, एक और क्या फैक्टर होता है, मैनेजमेंट में जो लोग हैं वो कॉम्पिटेंट ही नहीं है। मतलब उनकी कोई बैड इंटेंशन नहीं है, पर उनको अकाउंटिंग मैटर्स पे ग्रिप ही नहीं, उनको डेफर्ड टैक्सेशन रिकॉर्ड करना आता ही नहीं है, उनको इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करना आता ही नहीं है। तो वो कहां से, वो अगर आपको लिख के भी, एक बंदा है उसको ये काम आते ही नहीं है, वो आपको लिख भी दे के ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद IFRS बनी है, लेकिन उसकी बात पे बहुत ज्यादा एतबार तो नहीं किया जा सकता। क्या बात सेंस बन रही? तो डाउट के कोई रीजंस होंगे, मतलब डाउट का रीजन इंटेग्रिटी इश्यूज भी हो सकता है, किसकी? ऑडिटर की, मैनेजमेंट की। डाउट का रीजन कॉम्पिटेंस इश्यूज भी हो सकते हैं, किसके? ऑडिटर के, मैनेजमेंट के। वॉट एवर द रीजन बी, अब ऑडिटर को कुछ इसके बारे में क्या, जब ये सिचुएशन आ जाए, अच्छा पेपर में क्या होगा, इतना अच्छा नहीं है वो कि वो आपको झंझोड़ के बताएगा कि ये सिचुएशन डाउट क्रिएट कर रही है। आपको कोई ऐसी बातें कर देगा, वो कोई ऐसी बातें कर देगा, कोई ऐसे हिंट्स दे देगा कि फॉर एग्जाम्पल, एक हिंट मैं आपको बताता हूं, मैनेजमेंट ने रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया
कॉन्ट्रैक्ट जब आपने पढ़ा ना तो आपने देखा कि अभी तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो IFRS 15 ये कहता है कि जब तक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं सेटिस्फाई हो तब तक आपने रेवेन्यू नहीं रिकॉर्ड करना। अच्छा, मैनेजमेंट ने रेवेन्यू रिकॉर्ड किया हुआ था, आपने कॉन्ट्रैक्ट देख लिया, जब आपने मैनेजमेंट से पूछा, मैनेजमेंट कहते हैं नहीं नहीं हमारी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन तो पूरी हो गई है। तो मैनेजमेंट की जबान का भरोसा नहीं है। इस तरह का वो कुछ सिनेरियो बना के देगा तो अब आपने यहां तक पहुंचना है कि अच्छा ये डाउट क्रिएट कर रहा है ऑन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। बात थोड़ी सी समझ में आ रही है जी? सर ये तो जो डाउट है ये हमारा प्लानिंग फेज में कंसीडर हम कर लेंगे, इसका जरूरी है? नहीं, प्लानिंग फेज में भी ये क्रिएट हो सकते हैं, ये एग्जीक्यूशन फेज में भी। ये तो अब जब आपने एक्चुअली सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स किए तो ये आपको पता लगा ना कि कॉन्ट्रैक्ट आपने पढ़ा, उसको जब रीड आउट किया तो आपको पता लगा कि नहीं भाई रेवेन्यू तो नहीं रिकॉर्ड होना चाहिए था। तो ये पूरे ऑडिट की साइकिल में आपको इंफॉर्मेशन मिल रही होती है। सपोज इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में मामला, हाँ, तो पूरे ऑडिट साइकिल में आप इंटरनल कंट्रोल्स को देख रहे होते हैं। सिर्फ अच्छा, इस सवाल आइजा 315 में क्या हम कंट्रोल्स को अंडरस्टैंड करते हैं? करते हैं। 6 चीजों की अंडरस्टैंडिंग है ना। फिर जब 330 में जाते हैं तो क्या टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करते हैं? करते हैं। तो बेसिकली आप जो मेरा सवाल ये था जी जी, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स होंगे उसके अंदर रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे हम लोग? नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स में समझ होता है ना, ओवरऑल रिस्पांस देते हैं यहाँ पर? नहीं नहीं नहीं, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको आंसर कर देता हूं अभी ताकि ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। आपके पास जो ऑडिटर के पास प्रोसीजर्स है ना पूरे ऑडिट के प्रोसेस में, वो 3 कैटेगरीज में फॉल करते हैं। एक है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, दूसरे हैं प्रोसीजर्स टू रिस्पॉन्ड टू असेस्ड रोम। मतलब यहां से जो रिस्क आइडेंटिफाई किए ना उनके रिस्पॉन्स में, और कुछ प्रोसीजर्स हैं जिनको कहते हैं अदर प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड बाय आइजाज। फॉर एग्जाम्पल आइजा 580, आइजा 570, आइजा 560, आइजा 550, 240, इन्होंने फिर ना कुछ स्पेसिफिक प्रोसीजर्स रिक्वायर किए हैं। तो वो बेसिकली ये 3 कैटेगरीज ऑफ प्रोसीजर्स हैं। ठीक है, अच्छा जी, डाउट क्रिएट हो गया, अब ऑडिटर करे क्या? प्रोसीजर परफॉर्म करें। मतलब ऑडिटर का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? प्रोसीजर परफॉर्म करे। ओके, रसीद भी नहीं कुछ पता चलेगा विड्रॉ करना, तो इंटेग्रिटी मैनेजमेंट तो फिर बहुत सारी चीजें आ रही हैं। मेरे ख्याल में जब इंटेग्रिटी पे डाउट क्रिएट हो गया ना तो फिर तो शदीद संगीन सूरत हाल में विड्रॉ भी किया जा सकता है जब आपको इंटेग्रिटी पे डाउट हो गया। लेकिन उसके अलावा जब लेस सर्टन चीजें हैं तो आपके पास कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स करें। मैंने जो पहले इनिशियली प्लानिंग फेज में रिस्क असेसमेंट की थी वो बदल जाएगी? बदल जाएगी सर। पहले मुझे नहीं पता था कि ये झूठे हैं या इनकॉम्पिटेंट है, अब पता लग गया। तो पहले जिस चीज को मैंने लो रिस्क रखा हुआ था मेरे ख्याल में मैं उसको हाई रिस्क कर दूंगा। जब रिस्क बदल जाता है तो रिस्पॉन्स तो फिर बदलता ही है, क्योंकि रिस्पॉन्स होता ही किस पे है? रिस्क पे। बात समझ में आ गई? प्रोसीजर्स बढ़ जाएंगे, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर्स चेंज हो जाएगी। तो अगर आप इसमें पेज नंबर 69 पे एफ में आए, इफ द ऑडिटर हैज कंसर्न्स अबाउट द कॉम्पिटेंस, इंटेग्रिटी, एथिकल वैल्यूज और डिलिजेंस ऑफ मैनेजमेंट। डिलिजेंस का मतलब होता है एहतियात का एलिमेंट, मतलब कैजुअल नहीं है मैनेजमेंट। तो अगर इस तरह का कोई मसला है, और अबाउट इट्स कमिटमेंट टू और एनफोर्समेंट ऑफ दीज। कमिटमेंट एनफोर्समेंट का मतलब ये होता है कि वो बाकी लोगों को भी कंपनी में ऐसा ही कल्चर क्रिएट किया हुआ है कि सारों से वो इंश्योर करा रहा है। क्योंकि आपको पता है ना, सिर्फ मैनेजमेंट जितनी मर्जी कॉम्पिटेंट और इंटेग्रिटी हो, अगर नीचे भी स्टाफ वैसा नहीं करेगा
या वो उसको एनफोर्स नहीं करेंगे तो वो चीज मकसद नहीं अचीव हो सकता. The auditor shall determine the effect that such concerns may have on the reliability of representations, oral or written, and audit evidence in general. आपको बेसिकली बाकी representations पे भी मसला होना शुरू हो जाएगा कि जो ज़बानी भी इन्होंने बातें की हैं वो भी शायद झूठी हो. एक मामले पे मैंने इनसे representation ऑप्शनल मांगी थी, वो इन्होंने झूठी representation दिया, तो बाकी representations भी कहीं झूठी तो नहीं है. तो बाकी representations. और उसके अलावा एक और चीज़ है, ऑडिट एविडेंस इन जनरल. आपके साथ कोई एक दफ़ा झूठ बोलता है, आपका एतबार उस पर से थोड़ा कम हो जाता है. 2 दफ़ा बोलता है, 3 दफ़ा बोलता है, उसके बाद चौथी बार ये होता है आप कहते हैं कि ये भी तो देखो कि कह कौन रहा है. यही होता है ना. तो वो भी ये कह रहे कि सिर्फ उधर तक ना महदूद रहो. ये तो एक झूठ है जिसका पता लग गया है, और पता नहीं कौन कौन से झूठ है. और फिर ऑडिट एविडेंस इन जनरल कि आपकी जब मैनेजमेंट झूठी है तो वो आपसे और चीजें छुपा सकती है, चीजों को फोर्ज कर सकती है, फ्रॉडुलेंटली मैनिपुलेट कर सकती है. ऑफ कोर्स यस. तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस भी देखने हैं. और पॉइंट टू नोट क्या है कि ऑडिटर मे कंसिडर विड्रॉल. ऑडिटर मे कंसिडर विड्रॉल. दूसरी चीज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट अब बात है, इफ रिटन रिप्रेजेंटेशंस आर इनकंसिस्टेंट विद अदर ऑडिट एविडेंस. यहां पर रुक जाए. इफ रिटन रिप्रेजेंटेशंस आर इनकंसिस्टेंट विद अदर ऑडिट एविडेंस. ये कॉन्सेप्ट हमने पहले तो नहीं कभी पढ़ा. हाँ, भूलना जाना जिस पे आपने लिखवाया था. ये यहां तक तो पहुंच गया कि भूलना जाना जिस पे लिखवाया था. क्या बात है, एक्सीलेंट, तालियां बजाएं भाई. ये किस चैप्टर में है ये भी याद है माशाल्लाह के डी पॉइंट है, ई पॉइंट है. पेज नंबर 19 पे आए. Inconsistency, doubts over reliability of evidence. If audit evidence from one source is inconsistent with that obtained from another source, or doubts over reliability of evidence, the auditor shall determine what modifications मतलब तब्दीलियां और additions to AP audit procedures are necessary to resolve the matter. And number 2, consider effect of the matter on other aspects of the audit such as revising risk assessment and audit procedures. मुझे एक चीज बताएं, ये आइजाज में डुप्लीकेशन नहीं हो गई? ये कॉन्सेप्ट तो हम आइजा 500 में पढ़ आए थे. एक्सीलेंट. इसलिए वो सीन सेटिंग में था. उधर क्या लिखा हुआ था? एक सोर्स दूसरे से कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हो. उस कॉन्सेप्ट को ना, ये जो आइजा 500 का वो वाला कॉन्सेप्ट है कॉन्ट्रडिक्टरी एविडेंस का, उसको सर इधर आइजा 580 में ना अप्लाई किए, अप्लाई करके दिखाया कि अगर रिटन रिप्रेजेंटेशन किसी दूसरे सोर्स से इनकंसिस्टेंट हो, अगर रिटन रिप्रेजेंटेशन किसी दूसरे सोर्स से इनकंसिस्टेंट हो, तो इन दैट केस ऑडिटर ने क्या करना है? अच्छा, बेसलाइन अभी हमने उधर क्या देखा, क्या करना है? मॉडिफाई करनी है अपने प्रोसीजर्स, एडिशंस करनी है प्रोसीजर्स की, रिस्क असेसमेंट और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स को अमेंड करना है, इवैल्यूएट करना है किस तरह. अब उसकी एप्लीकेशन इधर देख लें. सेम कॉन्सेप्ट जो है ना वो वही है. द ऑडिटर शैल परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स टू अटेम्प्ट टू रिजॉल्व द मैटर. इफ द मैटर रिमेन्स अनरिजॉल्व्ड, द ऑडिटर शैल reconsider the assessment of the competence, integrity, ethical values or diligence of management or of its commitment to or enforcement of these, and determine its effects on the reliability of representations and audit evidence in general. The auditor may also consider risk assessment and any modification required to NTE of audit procedures. मेरे ख्याल में अगर आप थोड़ा सा दोनों को लिंक करें ना, सेम बात है. समझ आ रही है? वही कॉन्सेप्ट बेसिकली अप्लाई करके इधर बता दी है. इसके बाद जो आखिरी बात है वो क्या है? इफ द ऑडिटर कंक्लूड्स दैट द रिटन रिप्रेजेंटेशंस आर नॉट रिलायबल, द ऑडिटर शैल टेक अप्रोप्रिएट एक्शंस इंक्लूडिंग डिटर्मिनिंग द पॉसिबल इफेक्ट ऑन द ऑडिट ओपिनियन.
अच्छा, ये पॉइंट नंबर 2 और 3 में वही फर्क है जो आइजा 505 में रिलायबिलिटी ऑफ रिटर्न, रिलायबिलिटी ऑफ कॉन्फर्मेशंस में पॉइंट नंबर 2 और 3 में था। अब इसके लिए वो याद होना चाहिए। क्या चीज़ है? ये पॉइंट नंबर 2 और 3 में क्या फर्क है? उसमें बिल्ली में कुछ शक, हाँ मुझे याद आ गया। हाँ, It's become from पॉइंट नंबर 2 में क्या था? शक था। पॉइंट नंबर 3 में शक यकीन में बदल गया है। लिखवाया भी था मेरे ख्याल में उधर कि शक था कि मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी और ये सारे मसले मसाइल हैं, और पॉइंट नंबर 3 क्या है? शक का यकीन में बदल जाना। शक का यकीन में बदल जाना क्यों कह रहा हूं? इफ द ऑडिटर concludes that written representation are not reliable, the auditor shall take appropriate actions including determining the possible effect on the audit opinion. जैसे appropriate actions withdrawal का, मैनेजमेंट है अगर तो कम्युनिकेट करना TCWG को, और उसके अलावा क्या है? डिटर्मिनिंग पॉसिबल इफेक्ट ऑन द ऑडिट ओपिनियन। अच्छा, मुझे ये बताएं, पॉसिबल इफेक्ट ऑन ऑडिट ओपिनियन, ओपिनियन की मॉडिफिकेशन में एक रीजन हो सकता है मटेरियल मिसस्टेटमेंट, और दूसरा रीजन क्या होता है? इनएबिलिटी टू ऑब्टेन साई। इस सिचुएशन में जब आपका एविडेंस, ये रिटन रिप्रेजेंटेशन रिलायबल नहीं है, तो ये सिचुएशन अप्लाई करेगी या ये? सेकंड वाली होनी चाहिए। मैनेजमेंट दे रही है, रिलायबल नहीं है रिटन रिप्रेजेंटेशन। क्या रिटन रिप्रेजेंटेशन कोई ऑडिट एविडेंस है? ऑडिट एविडेंस है। एप्रोप्रिएटनेस इज अ फंक्शन ऑफ रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी। तो मतलब नहीं समझ आ रही बात? क्लियर है। इसके बाद जी पे आए, रिक्वेस्टेड रिटन रिप्रेजेंटेशन। बस हम लोग 15 मिनट्स में कंक्लूड करते हैं, फिर उसमें पॉज ले लेंगे। सर, ये वाला मैटर अगर जब हम ओपिनियन चेंज हो रहे हैं तो इसका इफेक्ट क्या हम कैन में डालेंगे कि एम्फेसिस ऑफ मैटर में, या फिर सर इसको आना चाहिए अदर मैटर्स में, क्योंकि ये अच्छा, की तरफ से है ना। चलें अब रिपोर्टिंग पे, क्योंकि हम लैंड कर गए हैं। इनएबिलिटी टू ऑब्टेन साई है। मुझे बताएं क्या दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? एक तो क्वालिफाइड क्वालिफाइड और एडवर्स। नहीं, एडवर्स है, एडवर्स नहीं आएगा। डिस्क्लेमर। सपोज करते हैं डिस्क्लेमर बनता है, तो फिर कैम सेक्शन पे क्या इफेक्ट होगा? कैम सेक्शन आएगा ही नहीं। ये तो मसला हल हो गया। अगर क्या बन रहा है? क्वालिफाइड। तो जब 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 ओपिनियन क्वालिफाई होते हैं तो बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन में डिस्कस होता है। लेकिन 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 खसलतन वो मामला कैम ही है, तो कैम में खाली एक क्रॉस रेफरेंस आ जाएगा कि इन एडिशन टू द मैटर डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन फॉलोइंग मैटर्स वर डिटरमिन्ड टू बी ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंस, या वो की ऑडिट मैटर्स है। नहीं समझ आ रही? नहीं सर, अदर मैटर्स में ना, मैं कह रही हूँ कि अदर मैटर्स में नहीं आना चाहिए, क्योंकि एक ऑडिटर की तरफ से है ये, तो ऑडिटर बताएगा कि जब हमने ये भी कहा था कि अगर विड्रॉल का केस बनता है, अगर वो विड्रॉ नहीं कर सकता, अगर वो विड्रॉ नहीं कर सकता तो हाँ, उस केस में क्वालिफाइड ओपिनियन में उसने अपना मसला बता दिया कि मैंने क्यों क्वालिफाई किया, और अदर मैटर में वो विड्रॉल का कि व्हाई ही वाज नॉट एबल टू विड्रॉ वो बता देगा। बिल्कुल ठीक हो गई बात जी। पहुंच गए हैं सर। सर ये हम कहते हैं सिर्फ वो मैटर्स नहीं आएंगे जो कि अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज्ड हो गए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बिल्कुल ऐसे ही। क्या मैं तो वो भी आ सकते हैं जिस पे अपना ओपिनियन भी चेंज कर सकते हैं, और जो रिलायबल ना, ओपिनियन जिस पे चेंज कर रही है वो बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में डिस्कस हो रहे हैं। इधर कैम सेक्शन में तो खाली उसका क्रॉस रेफरेंस आता है। एडवर्स ओपिनियन है, एडवर्स ओपिनियन ज्यादा हमारे पास कैम्स हैं। हाँ हाँ हाँ, जो मेजर है वो तो हमने बेसिस ओपिनियन में कर दिया। बकाया पर लायबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट तो हम करेंगे ना, बाकी रिपोर्ट करेंगे। बिल्कुल करेंगे। वही बात कर रहा हूं। हाँ। और ये तो नहीं अप्लाई करेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाकी मामलों में ठीक है। इसीलिए एडवर्स ओपिनियन में खास तौर पे वो पॉइंट टू, वो जो उधर लिखा हुआ है वो इसी वजह से लिखे कि अब
एडवर्स ओपिनियन में समटाइम्स तो हो सकता है यही सबसे बड़ा कैम हो, लेकिन अगर कोई और मामला रिपोर्ट करे हो तो फिर बड़े मोहतात लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है कि उससे ये इंप्रेशन ना हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इन मामलों के हवाले से ज़्यादा क्रेडिबल है, लेकिन उनमें मिस स्टेटमेंट नहीं होगी। मैं आपको का सवाल समझ गया हूँ। आपके पास जो एडवर्स ओपिनियन आया है ना, वो आया है स्टॉक की वजह से। स्टॉक रिप्रेजेंट कर रहे हैं 90% ऑफ योर टोटल एसेट्स, और उसकी वजह से आपने क्या कहा कि मैं ये मामला मटेरियल भी है, परवेसिव भी है, मैं एडवर्स ओपिनियन दे रहा हूं। अब एडवर्स ओपिनियन, लेकिन पीपीई बाकी एरियाज पे कोई मसला नहीं है, क्योंकि परवेसिव में 3 ऑप्शंस होती हैं। पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मसला है, कन्फाइंड है सिर्फ स्टॉक, लिमिटेड है सिर्फ स्टॉक तक, बट इट रिप्रेजेंट्स लाइक 90% ऑफ द एसेट्स। आप देखा ये मटेरियल भी है, परवेसिव भी है, एडवर्स ओपिनियन दे रहा हूं। लेकिन पीपीई पे फॉर एग्जांपल मैंने एक्सपर्ट हायर किया था रिवैल्यूएशन के लिए, तो वहां पर मैं कैम दे रहा हूं। पीपीई पे कोई मसला नहीं है, ठीक है ना, सब्सटेंशियल पोर्शन है क्योंकि ये। अच्छा जी, इसके बाद हम आ जाते हैं जो जी और एच है। जी में अब एक पॉसिबिलिटी जिसको स्टैंडर्ड ने स्पेसिफिकली एड्रेस किया, सर वो सवाल बता रहे हैं ये वाला, कौन से वाला? कि जब हम रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करें तो हमारा ओपिनियन चेंज हो जाएगा कि नहीं होगा? अगर किसी मैटर पे हमारा ओपिनियन मॉडिफाई जा रहा हो, हाँ, हाँ, हमारा मैनेजमेंट की रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करें तो अपना। हाँ जी, अच्छा सवाल क्या है इनका? वो कह रही है कोई मिस स्टेटमेंट हुई हुई है और मैनेजमेंट उस मामले पे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे दे कि ये हमने ठीक किया हुआ है, तो क्या ओपिनियन ऑडिटर बदल दे? जरा सोच के जवाब दीजिएगा। सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस सब्स्टिट्यूट नहीं होगा ये उस चीज का सब्स्टिट्यूट नहीं है। ठीक है, मैं सवाल दोबारा रिपीट करता हूं। इनका क्वेश्चन ये है, एक मामला था, ऑडिटर को उस पर मटीरियल मिसस्टेटमेंट मिली, मैनेजमेंट कहती है नहीं भाई ये ठीक है, तो मुझे ओपिनियन अपना अनमॉडिफाइड कर देना चाहिए, क्लीन कर देना चाहिए। गोल्डन रूल्स पे देखिए, पहले तो उसमें ही अगर देखें तो वही है ना, उसकी हेडिंग यही है इन केस ऑफ स्टेटमेंट ऑडिटरशिप प्रिंसिपल। तो सर उसमें तो ये है कि पहले वो करेगा कि इंटीग्रिटी चेक करेगा, ठीक है, तो अगर वो इनएक्टिकेट या फिर इंडिविजुअली अगर वो है तो वो तो ओपिनियन उसका चेंज होगा। ओपिनियन अगर ऑडिटर ने इस फैसले पे पहुंच गया है ना कि मटेरियल में स्टेटमेंट है, तो फिर वो चाहे पूरे क्या कहते हैं दास्ताने लिख दें रिप्रेजेंटेशन लेटर में, मुझे वो कबूल नहीं है, क्योंकि ओपिनियन मेरा है और मैंने बाकी सारा एविडेंस ऑब्टेन कर ली है। ये तो उल्टा मुझे मैनेजमेंट के ऊपर शक करने पे मजबूर करेगा कि ये तो झूठ बोल रहे हैं। यही सवाल था या कुछ और था? ठीक है, अच्छा, रिक्वेस्टेड रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस नॉट प्रोवाइडेड, ये क्या सिनेरियो हो सकता है? जरा अजीब सी बात है, लेकिन अब क्योंकि हमारा थोड़ा कॉन्सेप्ट बिल्ड हो चुके हैं, थैंक यू सो मच है, हमारा एक कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्ड हो गया। अब क्या कॉन्सेप्ट है? रिक्वेस्टेड रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस नॉट प्रोवाइडेड। इस बात का क्या मतलब है? रिक्वेस्टेड रिटन रिप्रेजेंटेशन नॉट प्रोवाइडेड, आपने उनसे कहा कि ये जी रिप्रेजेंटेशन लेटर है, ये इसको दस्तखत करके हमें दे दें, और उन्होंने कहा कि हम इसको इसमें से ये वाली 4 रिप्रेजेंटेशंस हमने नहीं प्रोवाइड करनी। ठीक है, अब रिप्रेजेंटेशंस बहुत सी हैं, एक हैं मैंडेटरी जनरल, एक है मैंडेटरी स्पेसिफिक और एक है ऑप्शनल। इनमें से कुछ रिप्रेजेंटेशंस हैं जो मैनेजमेंट कह रही है कि हमने नहीं प्रोवाइड करनी, तो क्या ये लिमिटेशन ऑन स्कोप काउंट करेगा? दिस विल काउंट एज अ लिमिटेशन ऑन स्कोप। इनएबिलिटी टू ऑब्टेन साई है ना, क्योंकि जितनी मर्जी बुराई करो लाजमी है, तो इस केस में ऑडिटर का क्या कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए? अब 1 मिनट के लिए जरा रुकिएगा, ये वाला क्या बात है, पहले ही पहुंच गए। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इनएबिलिटी टू ऑब्टेन साई, और जहां पर मैनेजमेंट लिमिटेशन इंपोज कर रही हो 41
B3 का C, लिमिटेशंस इम्पोज्ड बाय मैनेजमेंट। उसके बाद जरा पेज नंबर 42 पे आए। इन केस ऑफ इनएबिलिटी टू ऑब्टेन साइट ड्यू टू मैनेजमेंट इम्पोज लिमिटेशन। सर 705 में ना उसने आपको जनरल गाइडेंस दे दी है कि किसी भी रीजन की वजह से अगर साई नहीं ऑब्टेन कर सकते तो ऑडिटर का कोर्स ऑफ एक्शन ये होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अभी हम पहले ये क्विकली रीड करते हैं और फिर उस पे जाते हैं। ये मैं क्यों आप लोगों को लिंक करवा रहा हूं कि आपने जो चीज एक दफा याद की है बस वो वहीं से आपकी पिक हो जाएगी, मतलब आपकी रिटेंशन एफर्ट कम हो जाएगी। पॉइंट नोट में आपने ये बात शिल्पा मार करवाई थी हमें जी जी कि अगर हमने कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर सकते या हम स्कोप ऑफ लिमिटेशन नहीं कंप्यूट करेंगे। जी, अब हमने है कि स्कोप ऑफ लिमिटेशन होगा हमारे पास, ये क्योंकि मैंडेटरी है ना। अगर मैंडेटरी ना हो तो स्कोप लिमिटेशन नहीं होगा। अगर ऑप्शनल है और ऑडिटर ये समझता है कि भाई इसके बगैर मेरा नहीं गुजारा, इवन ऑप्शनल भी हो ना और ऑडिटर समझता है नहीं ये मुझे लाजमन चाहिए टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस, तो ये स्कोप लिमिटेशन ही काउंट होगा। क्योंकि मैं स्कोप लिमिटेशन का मतलब होता है मेरे पास कोई तरीका नहीं बचा कि मैं एविडेंस हासिल कर सकूं जो कि सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट हो। अच्छा, इसमें क्या लिखा हुआ है? रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट टू रिमूव द लिमिटेशन। If not removed, communicate to TCWG, determine whether it is possible to obtain site through alternative procedures, reference to EL, management integrity, fraud risk, reliability of management representations, significant difficulty या ये TCWG को शिकायत लगाएं, consider withdrawal, miss, कब जब material and pervasive हो, और lastly consider continuation of client auditor relationship in the future। ये तो सारे general points थे ना कि किसी भी मामले पे लिमिटेशन इंपोज हो। अब इसी कॉन्सेप्ट को चैप्टर नंबर 6 में उसने अप्लाई करके दिखाया है 580 में। कैसे? वो कहते हैं रिक्वेस्टेड रिटन रिप्रेजेंटेशन नॉट प्रोवाइडेड, तो स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? मामला डिस्कस करें मैनेजमेंट के साथ, रीवैल्यूएट करें इंटेग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट, इवैल्यूएट इफेक्ट दिस मे हैव ऑन रिलायबिलिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशंस, ओरल और रिटन एंड ऑडिट एविडेंस इन जनरल, एंड टेक एप्रोप्रिएट एक्शंस। कौन से वाले एक्शन जो अभी पढ़ के आए? इंक्लूडिंग डिटर्मिनिंग द पॉसिबल इफेक्ट ऑन द ऑडिट ओपिनियन। लिख लें, ये वैसे उसके साथ लिंक हो जाएगा। सर इसमें थर्ड पॉइंट जो आना चाहिए इसमें करेक्टली क्या लिखा? टेक एप्रोप्रिएट एक्शंस। उन एप्रोप्रिएट एक्शंस में वो पॉइंट इंक्लूडेड है। खास तौर पर उसने कहा इंक्लूडिंग द इफेक्ट ऑन द ओपिनियन। कि बात समझ में आ रही है या नहीं कि वो जनरल एक गाइडेंस है। अच्छा, ये आप लोगों ने पहली दफा तो नहीं अप्लाई किया, यही वाली चीज एक और आयजा में भी हमने अप्लाई की थी। फाइव 4 3 सर ये इसमें 2 एक्सेप्शंस के अंदर आई थिंक D3 के अंदर 1। हाँ, D3 एक्सेप्शंस के अंदर चैप्टर नंबर सही चैप्टर में पहुंच गए हैं लेकिन एक्सेप्शंस में नहीं था। सर एक गोल्डन यूज ऑफ रिपीट ऑफ मैनेजमेंट स्टेटमेंट इंडिकेट एफिशिएंसी ऑफ द पॉइंट्स। मैं सवाल रिपीट कर दूं? सॉरी, मैंने अब तो आप लोगों को चैप्टर ही वैसे बता दिया। सवाल ये है कि जैसे आयजा 580 में हमने आयजा 705 के कॉन्सेप्ट्स अप्लाई किए हैं कि खसूसी तौर पे जब रिटन रिप्रेजेंटेशन ना मिल रही हो, तो क्या कॉन्फर्मेशन में भी ऐसा था कि खुदा के लिए देखें जरा उधर, देखें कि किस सिचुएशन में ये जो रिटन रिप्रेजेंटेशन नहीं प्रोवाइड हो रही, ये इनएबिलिटी टू ऑब्टेन साई है। क्या आयजा 505 में हमने कोई इनएबिलिटी टू ऑब्टेन साई की सिचुएशन देखी थी? 10 तक गिन रहा हूं। मैनेजमेंट्स रिफ्यूजल टू अलाउ ऑडिटर टू सेंड दी कॉन्फर्मेशन, वहां पर भी तो स्कोप लिमिटेशन थी। याद है वो अब्दुल्ला ने मुझे बता रहा था इसका कि जी ये तो सर हमने उधर पढ़ा हुआ है, तो फिर मैं वापस आप लोगों को ये जो अभी पढ़वाया है 705 इधर लेके गया था, ये पढ़े थे और फिर लिंक कराया था कि ये देख लो सारी चीजें वही हैं। याद है ना? बस करने आप कह रही थी नॉन रिस्पॉन्स का, उसके बाद फिर मैंने सुना नहीं, टाइम अप हो गया था।
जी, ये जी वाली बात समझ में आ गई है। इसके बाद एच है रिटन रिप्रेजेंटेशंस अबाउट मैनेजमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एफएस प्रेपरेशन एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन। ये क्या बात है? सर वो तो स्कोप रिप्रेजेंटेशन में नहीं आएगा ना? क्या मुझे पार्ट था ये जो यही था कि रिप्रेजेंटेशन में मैनेजमेंट अलाउ नहीं करती, कॉन्फर्मेशन भेजना हमें अलाउ नहीं करती, ये स्कोप लिमिटेशन में आएगा नहीं आएगा? ऑल्टरनेट प्रोसीजर अप्लाई कर सकते हैं ना? हाँ, ऑल्टरनेट प्रोसीजर अप्लाई कर सकते हैं। रोका तो है ना, जो पहला काम है रोका तो है, वो तो अप्लाई कर सकते हैं नहीं, वो तो देखना है कि क्या ऑल्टरनेटिव सोर्सेज से साई ऑब्टेन हो सकता है या नहीं। क्लियर हुई है बात? अच्छा जी, रिटन रिप्रेजेंटेशन अबाउट मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ये क्या लिखा हुआ है ब्रैकेट में? एफएस प्रेपरेशन एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन। C1 में वो जो मैंडेटरी जनरल रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस थी, क्या लिखा हुआ है? द ऑडिटर शैल डिस्क्लेम एन ओपिनियन ऑन द एफएस इन अकॉर्डेंस विद आइजा 705 if the auditor concludes that there is sufficient doubt about the integrity of management such that written representations related to preparation of FS and information provided and completeness of transactions are not reliable, or management does not provide written representations related to preparation of FS and information provided and completeness of transactions. मैनेजमेंट क्या कहती है? मैनेजमेंट कहती है मैं आपको सारी रिप्रेजेंटेशंस दे दूंगी सवाए दो के। कौन सी वाली दो? ये अगले पेज पे अगर आए, वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की हेडिंग में पहली वाली है ना, कि वी हैव फुलफिल्ड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज सेट आउट इन द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट डेटेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एफएस इन अकॉर्डेंस विद एफएस एंड गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, ये नहीं दूंगी रिप्रेजेंटेशन। और दूसरी कौन सी नहीं देंगे? ये इसी से अगले पेज में इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड आ रहा है, उसके जो पहले दो बुलेट्स हैं। पहला बुलेट क्या? वी हैव प्रोवाइडेड यू विद एक्सेस टू ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ विच वी आर अवेयर that is relevant to the preparation of FS, additional information that you have requested, and unrestricted access to persons within the entity from whom you determined it necessary to obtain evidence. और दूसरा कौन सा? all transactions have been recorded in the accounting records and are reflected in the financial statements. ये दूसरे को क्यों कह रहा हूँ? कंप्लीटनेस का इधर से ही पता लगेगा ना। तो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड के पहले दो बुलेट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, कह रहे बाकी टेंशन मत लें, बस मैं आपको ये रिप्रेजेंटेशंस नहीं दूंगा। ये इन्होंने बड़ा प्यारा वर्ड बोला है, ये तो मैनेजमेंट की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। मतलब ये ना मिली या मिल गई लेकिन शदीद किस्म का शक है कि ये ठीक नहीं है क्योंकि मैनेजमेंट झूठी है, बेईमान है, इनकॉम्पिटेंट है, तो अगर इस तरह का सिनेरियो हो ना, तो ऑडिटर को आइजाज ने क्या कहा? अपना दिमाग इस्तेमाल ना करना। इसका अफेक्ट हमेशा परवेसिव ट्रीट होगा। और आपने कौन से वाला ओपिनियन एक्सप्रेस करना है? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। आमतौर पर आप देखें, जब कभी भी मैं हमेशा एक फ्लो में चलता हूं, जब कभी भी इनएबिलिटी टू ऑब्टेन साई आती है, मैं यहां पर लिखता हूं इनएबिलिटी टू ऑब्टेन साई, और फिर मैं आपसे पूछता हूं कि भाई क्या ऑप्शंस हैं। इस सिचुएशन में कोई ऑप्शन नहीं है, इस सिचुएशन में डिस्क्लेमर इज दी ओनली ऑप्शन। तो जब ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाले रिप्रेजेंटेशन मिसिंग होती है ना, तो दिस इज दी ओनली ऑप्शन विच द ऑडिटर इज लेफ्ट विद। तो अच्छा मुझे बताएंगे जी और एच में क्या फर्क है? फिर जी में भी तो यही था कि रिक्वेस्टेड रिटन रिप्रेजेंटेशन नॉट प्रोवाइडेड। देख लें सर, वो जो बाकी मैटर्स पे था, यहाँ पे तो उस पे है ना कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी उस पे नहीं है ना इसको सही। जो एज है, परफेक्ट, आप भी बिल्कुल सही कह रहे थे। जो एज है वो क्या है? जो जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसके हवाले से खास तौर पे बताया गया क्या करना है। इसके अलावा क्या होंगी? अदर मैटर्स। तो उसके ऊपर उधर ऑप्शन अवेलेबल है, उधर ओपिनियन क्वालिफाइड भी हो सकता है, डिस्क्लेमर भी हो सकता है। लेकिन इस सिचुएशन में अगर वो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाला मसला है, तो फिर द ओनली ऑप्शन दैट द ऑडिटर इज लेफ्ट विद इज द क्वालिफाइड ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। लास्ट बात बस कंक्लूड करते हैं। H1
मॉडिफिकेशंस टू द लैंग्वेज ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस। आप देख रहे हैं कि एक इलस्ट्रेटिव रिप्रेजेंटेशन लेटर जो मैंने आपको बुक में दी है, ये इलस्ट्रेशन बेसिकली मैंने आइजाज से ही पिक किया, जो ओरिजिनल आइजाज है ना ब्लू बुक, उधर से ये एक्सट्रैक्ट करके इधर कॉपी पेस्ट की है। अच्छा, आमतौर पर तो इसकी वर्डिंग स्टैंडर्ड ही रहती है, लेकिन जो आइजाज है उन्होंने गुंजाइश दी हुई है। इट इज़ अप्रोप्रिएट टू कि आप मॉडिफाई कर लें, मॉडिफाई मतलब इसकी ज़बान तब्दील कर लें। किन सिचुएशंस में? फॉर एग्जाम्पल, ड्यू टू फायर मैनेजमेंट सेड दैट एक्सेप्ट फॉर द इंफॉर्मेशन डिस्ट्रॉयड इन फायर वी हैव प्रोवाइडेड ऑल द इंफॉर्मेशन। Number 2, except for recording impairment, we have provided the FS in accordance with the IFRS. इस तरह की modifications permitted है। मतलब कोई impairment loss बनता था, उन्होंने नहीं रिकॉर्ड किया और मैनेजमेंट करिए हाँ हमें पता है लेकिन हमने नहीं रिकॉर्ड करना, मतलब क्योंकि वो हमारे प्रॉफिट को फॉर एग्जांपल इम्पैक्ट करेगा जो भी, तो इन दैट केस वो उसको एक्सक्लूड करे हमने सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स IFRS के मुताबिक भी बनाएंगे सवाए इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करने के, वो हमने नहीं किया। तो यहाँ पर अगर आप स्टैंडर्ड वर्डिंग देखें, इसमें इस तरह की कोई एक्सेप्शंस नहीं मेंशन्ड है। अगले पेज पे है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो पहला बुलेट है, वी हैव फुलफिल्ड आवर रिस्पांसिबिलिटीज एज सेट आउट इन द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट डेटेड दिस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ FS। तो इसकी जबान में क्या यही स्टैंडर्ड लैंग्वेज होगी, एंड में क्या आ जाएगा, एक्सेप्ट फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ इम्पेयरमेंट। इसी तरह पेज नंबर 72 पे अगर आप देखें तो 72 पे जो लिखा ना वी हैव प्रोवाइडेड यू विद, ये सारी चीज के में कोई एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन आप कहते वी हैव प्रोवाइड यू विद से पहले ऐड कर दें अगर एक्सेप्ट फॉर द रिकॉर्ड्स डिस्ट्रॉयड इन फायर वी हैव प्रोवाइडेड यू विद ऑल द इंफॉर्मेशन। कोई भी ऐसी चीज जो अब अनकंट्रोलेबल है तो उसको रिफ्लेक्ट कर दे, तो इससे कोई ऑडिटर की सेहत पे असर नहीं पड़ता। यहाँ पर बेसिकली हमारा ये आइजा 580 कंक्लूड होता है। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा। अगर मैं इसको क्विकली रीकैप करूं, हमने देखा क्या है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, कौन प्रोवाइड करता है, किन मामलात पर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लाजमी होती है, किन पे ऑप्शनल होती है, किस डेट पर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करनी होती है, किससे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करनी होती है। अगर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के ऊपर मिल गई, मतलब दो एंगल्स थे कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन्ड, नॉट ऑब्टेन्ड, स्टैंडर्ड्स का फ्लो ना बड़ा मिलता जुलता है। कॉन्फर्मेशन में जवाब आ गया, जवाब नहीं आया, तो ऑब्टेन हो गई तो आपको उसकी रिलायबिलिटी असेस करनी है कि उस पर आपको कोई डाउट्स तो नहीं है। नहीं मिली तो फिर आपने उसकी इम्प्लीकेशंस देखनी है, और नहीं मिली में हमेशा ये देखना है कौन सी वाली नहीं मिली। ये बात समझ में आ रही है? ये क्यों देखना है? क्योंकि G और H में फर्क है। जनरल के लिए असूल फर्क है, स्पेसिफिक के लिए असूल फर्क है। तो आपने देख लिया और उसकी बेसिस पे आपने कंक्लूड कर लिया। एक में जनरल, एक में ऑप्शन है, एक में ऑप्शन नहीं है। ठीक है, एक में ऑप्शन है, एक में ऑप्शन नहीं। ठीक हो गई जी। सर फिर इम्पेयरमेंट मतलब मैनेजमेंट ने ऐसे इम्पेयरमेंट वाला पॉइंट बता दिया और ऑर्डर ने मान भी लिया। अच्छा हाँ, एक मिनट जरा रुकें। ये जो एक्सेप्ट फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ इम्पेयरमेंट मैनेजमेंट ने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेटर में लिख दिया, जबकि ऑडिटर के हिसाब से इम्पेयरमेंट बनती थी। ओपिनियन बताएं सर। वो मटेरियल में स्टेटमेंट चेक करेगा, मटेरियल में स्टेटमेंट है अगर तो वो फिर ओपिनियन चेंज करेगा कि क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन ही वो एक्सप्रेस करेगा। ये तो मैनेजमेंट की सदाकत है कि वो कितने नेक हैं कि उन्होंने लिख दिया कि हमने इम्पेयरमेंट नहीं रिकॉर्ड की। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ऑडिटर देखें मैनेजमेंट एक गलत बात लिख दे तो ऑडिटर ने तो अपना ओपिनियन नहीं उसकी बेसिस पे चेंज करना ना, क्योंकि फाइनेंशियल ओपिनियन किस चीज पे डिपेंड करते हैं? क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई मटेरियल में स्टेटमेंट है या नहीं? तो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल में स्टेटमेंट है? बस ओपिनियन आपका मॉडिफाई हो जाएगा। उससे उनके ये गलत बात लिख देने से मटेरियल में स्टेटमेंट इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खत्म तो नहीं हो गई। ये तो ढिटाई है, ये तो ढिटाई है कि वो लिख के भी दे रहे हाँ हमने गलत किया हुआ है।
ठीक हो गई बात? और किसी का कोई क्वेश्चन? ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज में भी आ जाएगा ना कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं मैनेजमेंट जो है वो ऑडिटर को। जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड वाला है उस पे ये जो इम्पेयरमेंट लॉस की रिकॉर्डिंग है, इंफॉर्मेशन तो सारी प्रोवाइड उसने कर दी, तभी तो ऑडिटर ने कंक्लूड किया कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? सर जी, मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, अभी भी 2 जगहों पे हमें डॉक्यूमेंट्स जो पड़े हैं वो ऑडिटर्स नहीं बनाए हैं। आई एम सॉरी, जो ऑडिटर्स के डॉक्यूमेंट्स जैसे आया 315 में भी पड़ा था और कैम में बने, कैम में भी पड़ा। ऑडिटर के डॉक्यूमेंट्स? जी सर, वो जो इन चीज़ों को डॉक्यूमेंट करना है। अच्छा, जो जिन मामलात को डॉक्यूमेंट करना है जी, अभी तक हमने आयजा 315 में पढ़े, आयजा 701 में पढ़े, वो नेसेसरी याद कर लें। नहीं, मतलब हाँ, वो लाजमी है। सर अगर लाजमी है तो वो जो आयदा 701 में मतलब उसका जो तीसरा पॉइंट है डॉक्यूमेंट वाला, उसमें तो ये था कि एक मैटर को उसने बोला है कि वो कैम है लेकिन वो डिस्क्लोज नहीं करना है, तो उसमें मतलब जरूर डॉक्यूमेंट देखिए ना, कितनी बड़ी बात है ना कि एक मामले को ऑडिटर ने कहा कि ये कैम रिपोर्ट होना चाहिए, लेकिन उसको रिपोर्ट नहीं किया। बात समझ में आ रही है? एक मामला जो कैम ऑडिटर ने डिटर्मिन कर लिया कि इसको रिपोर्ट होना चाहिए, लेकिन रिपोर्ट नहीं किया। क्यों नहीं रिपोर्ट किया? उसके सारे हालात वाकयात डॉक्यूमेंट होने चाहिए ना। कल को SECP आ जाए, कल को ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड आ जाए, कल को ICAP का क्वालिटी एश्योरेंस बोर्ड आ जाए, तो कुछ बताने के लिए हो ना। तो सर ऑप्शन के अंदर क्यों आ रहा है ये ऑप्शनल के अंदर क्यों आ रहा है? अभी जो अभी लोग हैं ऑप्शनल के अंदर, सर ऑप्शनल और मैंडेटरी के रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, ये ऑप्शनल है, ये मैंडेटरी। अच्छा सॉरी, नहीं, उस मामले पे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑप्शनल है, उस मामले पे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑप्शनल है, लेकिन उसको डॉक्यूमेंट करना फाइल के अंदर ऑडिटर की वो लाजमी है कि क्यों नहीं आपने रिपोर्ट किया। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ली नहीं ली ये ऑडिटर की चॉइस है, लेकिन उसको डॉक्यूमेंट करना लाजमी है। ये दो अलग बातें हैं। नहीं समझ, मेरा नहीं ख्याल आई है, समझ आ गई है आप लोगों को? क्वेश्चन इनका समझ में आया? मैं क्विकली क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ जी। जहां जहां पे क्वेश्चन ये आप लोगों ने, मैंने आप लोगों पे ये डाल दी हुई है बात, क्योंकि ये ऑनलाइन वालों का भी कंसर्न है। ऑनलाइन में जो बच्चे फिजिकल क्लास ले रहे हैं उनकी कुछ समझ नहीं आती, नहीं समझ आती। ये ऑनलाइन में मिस आपकी जिम्मेदारी है, आपने याद दिला। आई एम सॉरी, सारी जिम्मेदारियां आप पे पड़ती जा रही हैं क्योंकि आप रेगुलर हैं। आपने जब भी कोई क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो अनलेस के मैं अब तो मैं खुद भी अलर्ट रहूंगा, लेकिन आपने रोकना है कि क्वेश्चन नहीं समझ में आया। मैं क्वेश्चन रिपीट करूंगा। मिस का क्वेश्चन ये है कि जी एक तरफ हमने अभी पढ़ा था कि अगर कोई कैम है, ऑडिटर ने डिटर्मिन कर लिया कैम, लेकिन सिर्फ इस वजह से नहीं रिपोर्ट कर रहा कि उसको रिपोर्ट करने का नुकसान ज्यादा है और फायदा कम है, और उसके ऊपर इस मामले पे ऑप्शनल होता है रिप्रेजेंटेशन, तो फिर डॉक्यूमेंट, इस मामले को डॉक्यूमेंट करना क्यों मैंडेटरी है? तो रिप्रेजेंटेशन लेना एक बात होती है, डॉक्यूमेंटेशन एक दूसरी बात है। रिप्रेजेंटेशन को ऑप्शनल रखा गया कि ऑडिटर चाहे तो लिखवा ले चाहे तो ना लिखवाए, लेकिन फाइल में इस चीज का रिकॉर्ड रखना लाजमी है कि आपने क्यों नहीं रिपोर्ट किया। ये दो अलग मैटर्स हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करना और डॉक्यूमेंटेशन इस मामले की करना, ये दो अलग मैटर्स हैं। ऑडिटर रिप्रेजेंटेशन आपके पास ही है? ऑडिटर रिप्रेजेंटेशन क्योंकि वो ऑडिट एविडेंस है। जी सर, मतलब उसका आगे शेयर होल्डर के पास नहीं, वो शेयर होल्डर्स के, क्योंकि ऑडिटर तो बहुत सा एविडेंस हासिल करता है, कॉन्फर्मेशन ली, शेयर होल्डर को नहीं दे रहा होता। ठीक है जी। हम लोग मेरे ख्याल में 10 मिनट्स की अगर आप लोग इजाज़त दें ब्रेक कर लें, या 15 मिनट्स की करनी, 15 मिनट्स की ब्रेक कर लें।